बेसिकली जो आपने देखा होगा वो हैप्टिक्स है जो हमने हाथ में बनाया था उसके लिए आपको एक अलग से हार्डवेयर सेंसर लगा देंगे वो ब्रेक नहीं होगा आपको नहीं कुछ है कि आप कंप्यूटर में यूज किए बगैर किसी हार्डवेयर सेंसर के हमारे मॉडल्स में शो होते हैं ना मैंने बैग है मेरे पास मैंने बैग में टच किया शरीर के ऊपर मॉडल से टच किया तो ये बताएगा कि बैग है बिल्कुल ये हो जाता है ये हो जाता है लेकिन अगर आप उसको बैग में कैरी करना चाहते हैं अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन आपको शो अच्छा बाकी हम किसी भी क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी सारी चीजें गूगल आपसे अगर उस्मान में एमसीआई की वेबसाइट मौजूद है वहां पर ये दिया है आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं वो कर दें अगर मैं नहीं फाउंड होगा तो वो डिफरेंट डिवाइस पे अभी हमारी मेरा ख्याल है कि 83 होगा लेकिन तो सी 3 होगा जो टेक्निकल वो आप ठीक है थैंक यू Thank you so much, sir, for this amazing presentation. Now, I would like to invite Mr. Kashif Bashir and Dr. Adnan Siddiqui. Please, sir, come on stage and present the token of appreciation to our worthy speakers. Yes, sir. So, Dr. Wajahat Qazi, please come forward to take your token of appreciation. Dr. Usman Ghani. Now, Dr. Usman Ghani, please come forward to take your token of appreciation. Thank you so much, sir. Now, moving on towards the next module, that is Artificial Intelligence in Business Applications by Mr. Mazhar Javed, who is an assistant professor in Software Engineering Department at University of Management and Technology, UMT Lahore. He has overall 19 years of teaching experience in various institutes. He is also a data science consultant in different academic and corporate sectors. His topic of PhD is related to medical image detection and segmentation of knee bones from the University of Malaysia, UTM in Malaysia. So the stage is all yours, sir.
On? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? ओके फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा मैंने एआई को जो बिजनेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक लाइव डेमो आपको भी देने जा रहा हूँ। मे भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी चीज़ को समटाइम सेशंस में चले, तो चलें एक फ्लेवर मिल जाएगा आपको और कुछ लर्निंग के लिए आपको नई चीज़ मिल जाएगी। तो इनिशियली अगर हम बात करें डाटा साइंस, एआई, बात आप क्या कहते हैं जी कि ये कौन सा इसका सुपर सेट है, कौन इसका सबसेट है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम जब बात करते हैं कि जी एआई क्या मेन ब्रांच है। मेन अगर हम बात करें कि मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर सेट है और इसके फर्दर सबसेट में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। और कुछ इसका जो पार्ट है, अगर इस वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं इजीली कि डेटा साइंस इनकॉर्पोरेट हो रही है मेजर पोर्शन पे। अब कहाँ पर मेन डिफरेंस आता है एआई का और डाटा साइंस का? पहला तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग ऑडियंस सुनना चाहती हैं। तो एक ये डायग्राम बड़ी कॉमन सी डायग्राम है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एआई को और डाटा साइंस को डिफरेंशिएट किया है। तो नंबर वन के अगर हम देखें दोनों के स्टेप्स में देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको नजर आ रही है, देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, देन डिसीजन मेकिंग एंड परसेप्शन अवेलेबल है। लेकिन डाटा साइंस के अगर ट्रैक में देखें तो डाटा कलेक्शन, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं डाटा एक्सप्लोरेशन एनालिसिस, बड़ा रिच किस्म का टॉपिक है जिसमें विजुअलाइजेशन भी आती है, उसमें आप डाटा को क्लीन भी करते हैं और डाटा के डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। नॉर्मली इसके डिफरेंट नेम्स हैं, बड़े एक इंटरेस्टिंग नेम डाटा मंगिंग नाम भी दिया जाता है और उसके अलावा डाटा रैंकिंग नाम दिया जाता है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल नेम है जिसको आप देख सकते हैं। देन उसमें मेनली अगर हम बात करते हैं मॉडल्स की बिल्डिंग एट द एंड मॉडल्स आते हैं। मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मॉडल की रिप्रेजेंटेशन है, एआई में आपको डेफिनेटली को प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। एआई में रोबोटिक्स भी आपके पास आ रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। जबकि डाटा साइंस में हिडन इनसाइट्स जो निकाल रहे हैं उस डाटा में से, लार्ज डाटा सेट्स में से जो यूजफुल नॉलेज निकल रहा है, दैट इज डाटा साइंस। तो ये मेन डिफरेंस है जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं एआई और डाटा साइंस का। लेकिन डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल एक सुपर सेट है जिसके अंडर ये सारी डोमेन लाइक कर रही है। डेफिनेटली अगर डाटा है तो फिर डाटा साइंस की तरफ आप जाते हैं।
तो कुछ एप्लीकेशंस हैं या समझ लें कि इंडस्ट्री में बहुत सारी जिसकी डिमांड्स हैं, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का काम हो रहा है, ठीक है सर, कि कौन से यूजर क्या काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी बेस पे रिकमेंडेशंस हो रही है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम तो साथ चल रही है, लेकिन अनदर थिंग इज दैट रिगार्डिंग पर्सनलाइजेशन। तो आप जो इंटरेस्ट शो करते हैं, जो आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट, उसकी बेस पे आपको पर्सनलाइज्ड किस्म के टारगेट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके YouTube के रिकमेंडर सिस्टम में, तो YouTube की वीडियोस में लाइक मैं क्रिकेट मैच को शौक से देखता हूँ, हाईलाइट्स आ रही होंगी क्रिकेट मैचेस की, लेकिन सडनली अगर मैं रिकमेंडेशन में क्रिकेट की कोई मैच की देख रहा हूँ, तो मुझे रिकमेंडर उसी के रिकमेंड कर रहा है, लेकिन एक और सी वीडियो आ रही, लाइक मैंने प्रीवियस कोई डाटा साइंस की वीडियो देखी, तो वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो भी मुझे शो हो गया है। तो ऐसे में इट्स मीन कि पर्सनलाइजेशन जो है रिकमेंडेशन की एक एडवांस फॉर्म है, जिसपे आप दे सकते हैं, और ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में ये होता है। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, ये बहुत जबरदस्त आगे फ्यूचर है। बिहेवियर एनालिसिस, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप वर्क पे आप जाएं या आप इंडस्ट्री में किसी को बात करें, तो बिहेवियर एनालिसिस अब इस टाइम कोविड के बाद सबसे डिमांडिंग एक एप्लीकेशन के तौर पे मॉनिटर हो रही है, कि उसके बाद लोगों का क्या बिहेवियर हुआ है, बिजनेस पे कैसे इफेक्ट हो रहा है, सोशल लाइफ पे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो इस पे काफी बिजनेस के जो लोग हैं, इसकी डिमांड आती है। कस्टमर सपोर्ट, टिकट एनालिसिस है, ब्रांड मॉनिटरिंग एंड रेपुटेशंस है, और देन लिसन टू वॉइस ऑफ द कस्टमर्स है। ये सारी जो अगर एप्लीकेशन है, ये बेस करी सेंटीमेंट एनालिसिस पे। सेंटीमेंट एनालिसिस मीन कि जो आपके सेंटीमेंट्स हैं, जो जज्बात हैं, जो ओपिनियंस के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज अ पॉजिटिव ओपिनियन और नेगेटिव ओपिनियन। समटाइम इट मे बी पॉसिबल, यू कैन से दैट इट मे बी पॉसिबल न्यूट्रल। Okay, so these are three classes you can say. These all are based on the sentiment analysis. Its other name is opinion mining or opinion extraction as well. Okay, these are the some application regarding sentiment analysis, and some of application regarding finance is, so we can say chatbot, business based chatbots होते हैं प्रोडक्ट्स के, उसमें भी बिहेवियर्स होते हैं, चैटबॉट एनालिसिस उसके साथ आप कर सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो कि आपको फर्दर लेके जा रही है, जो सप्लाई हो रही है। कस्टमर रिकमेंडेशन एंड देन AML एंड फ्रॉड डिटेक्शन आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैं डेमो आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक कोड है जो मे बी बहुत सारे यूजर, कितने लोगों को पाइथन के बारे में पता है और कोड करते रहते हैं? मोस्टली सब लोगों ने किया हुआ कोड्स वगैरह, ठीक है। और इसमें मेनली आप लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है कि एट द एंड एक आप ऐसी चीज इनसाइट्स निकालें जो यूजफुल हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर तो ये कैगल से मैंने डेटा सेट लिया, एक क्लासिकल लोन प्रेडिक्शन का है, इसमें बहुत सारे और भी डेटा सेट्स हैं। तो मेनली अगर हम इसको मैं गो थ्रू करूँ कोड को, तो कोलैब पे अगर आप रन करें, बहुत सारे यूजर्स कोलैब को यूज करते हैं ड्यू टू देयर इज अवेलेबल ऑफ GPU। सो अगर डीप लर्निंग के मॉडल्स आप नहीं परचेज करना चाहते कोई लैपटॉप या, तो आप बेहतर होता है कि फिर आप कोलैब पे जाके वर्किंग कर दें। तो उसके लिए मे बी आपको आइडिया होगा, बहुत सारे यूजर अनवेयर होंगे कि सबसे पहले तो उसकी ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने डाटा सेट अपनी गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है और ये कनेक्ट मैंने ड्राइव को किया है। देन इसमें फर्दर इसका जो मेन वेरिएंट्स हैं, इसको लैपटॉप अगर मुझे दे दें आप। ओके, तो डेटा सेट में इसमें अगर आप देखें, मेनली यही देखने कि कौन से यूजर्स हैं। ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, बड़ी नाइफ की प्रॉब्लम होती है, जो सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू होती है। जितनी सुपरवाइज लर्निंग है उसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशंस। तो अगर डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो आप डेफिनेटली क्लासिफिकेशन की साइड पे जाते हैं। तो क्वेश्चन
तो हाँ, ये डेटा सेट को मैंने लोड किया, ठीक है। देन आप इसमें अगर मैं आपको क्लास लेवल जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्राइब मैंने करके देखा है, तो उसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि देखें इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि लाइक इंट्रूजन्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है डेटा की मिसिंग वैल्यूज पे, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये एक इम्प्यूटेशन होती है। इम्प्यूटेशन मीन कि आप एक तरीकाकार है जिसके थ्रू आपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। लाइक आपके पास किस किस्म के वेरिएबल्स हैं उसके लिहाज से आप एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस पर फोकस करें लॉन अमाउंट पे, तो 592 नंबर ऑफ काउंट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ काउंट 592 है, जबकि बाकी जो है काउंट्स इसमें ये 600 आ रहे हैं। इसमें के जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो काउंट कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग आ रही होंगी। तो इसको यहाँ से भी आप एनालिसिस करें। फर्दर इसको एनालिसिस करने के लिए नीचे अगर फोटो करें तो हम इस डाटा फ्रेम का एक इन्फो लिया है, और इसमें इन्फो में मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि फ्लोट पॉइंट है, इंटीजर्स हैं, ऑब्जेक्ट कौन से हैं जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये आपके पास आ रहे हैं। तो ये नीचे अगर हम इसको फर्दर देखें तो मैंने एक मेथड लगाया है। नॉर्मली ये मेथड अवेलेबल होता है पांडास की लाइब्रेरी में। जो आइडिया है, जिनको जिनको नहीं आइडिया उनके लिए नई चीज है कि df इज नल। हम इस चीज को चेक करें, डॉट सम करें। सम में हम ये करेंगे, चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि मेरे पास मिसिंग आ रही है। तो मेरे पास हर वेरिएबल्स के लिए मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो लाइक सबसे ज्यादा देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस पे बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं जो मिसिंग किया हुआ है, ठीक है। लोन की अमाउंट पे जो है वो मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। कोई भी इसका फैक्टर हो सकता है कि क्या मिसिंग कैसे हुआ है डाटा। तो इसको आप हैंडल करने के तरीके क्या है, ये जस्ट मीन ले लें। डेफिनेटली मीन आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लेंगे, उसको आप नॉन अमाउंट टर्म पे मैंने लिया, क्रेडिट हिस्ट्री पे लिया। अच्छा, मॉड मैंने किस पे अप्लाई किया है, जो मिसिंग वैल्यू मॉड वाली वैल्यूज में आ रहे थे जेंडर में, ठीक है ना, तो उसका मॉड यहाँ पर लिया और उसके साथ आपको एक इंडेक्स 0 शो हो रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि इसमें वैल्यूज जो है लाइक पहला जो इसका इंडेक्स है इसमें जेंडर में 0 है या 1 है, ठीक है, तो वो 0 उसको शो कर रहा है, लाइक मेल को शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपने जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनका मॉडल जी। सर की हमारी लास्ट में है ना असाइनमेंट की है, हाँ सर की ट्राई टू रन इट ट्वाइस, लेकिन हम रनिंग सर यूज फॉर बिकॉज़ के हाउ ओके। मैं वही वो तो कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, आपको एट द एंड आपको दिखा दूंगा। अदर देन सर हम ये अनिल एक्चुअली मैंने वही देखा, बहुत सारे यूजर्स बिल्कुल जो लोग बिल्कुल नहीं आइडिया, बिल्कुल वो रेज हैंड करें, जिनको आइडिया नहीं है, जो बैठे। ओके, अभी भी हैं 3 4 5 तो बहुत सारे अभी ब्लैंक भी हैं। डेफिनेटली एक पूरी उसको मैं इसको आगे कर रहा हूँ, लाइक मॉडल पे आप ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो फैक्टर्स हैं, अगर विजुअलाइजेशन पे अगर आप देखें तो मे बी आपके लिए भी नई चीज होगी, मे बी आपने किसी और तरीके से विजुअलाइजेशन दी हो। और उसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है कि क्या आपके पास उसका मीन वैल्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज है कि नहीं है। लाइक अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करें जरा सा, काइंडली नीचे तो करते हैं नीचे। हाँ, ये तो हमारे पास कैटेगरी पे हमने लगा दिए काउंट्स वगैरह, ठीक है। ये करते नीचे करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे देखें, जरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि मैं नॉर्मली बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। स्टॉप पे इसमें देखें, जरा ऊपर देखें, ऊपर देखें स्क्रॉल, तो इसमें वैल्यूज देखें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जरा थोड़ा ऊपर करें। जितने भी ये हमारे पास वैल्यूज थी न्यूमेरिकल, जिसका कंटीन्यूअस वैल्यूज कह रहे हैं, इनकी स्टैंडर्ड एक कुछ वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं। कर्व जो है ये एक प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको कन्वर्ट करने के लिए लॉग डिस्ट्रीब्यूशन का टर्म होती है जिसके थ्रू आप इसको करते हैं। इससे डेफिनेटली डाटा पे इफेक्ट होता है। तो ये प्री प्रोसेसिंग का बड़ा एक मेजर पार्ट होता है। हम मॉडल बिल्डिंग तो जस्ट फ्यू लाइन ऑफ कोड है, असल काम डाटा की इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना। अगर आप इस डाटा साइंस की दुनिया में इस चीज को समझ रहे हैं तो इसमें डाटा एक्सप्लोरेशन और प्री प्रोसेस के तो फर्दर ओके, इसको क्लिक करें, न्यू एडिशन ऑफ न्यू एट्रीब्यूट्स,
फर्दर इसमें मैंने ये एक पॉइंट किया कि जो एप्लीकेशन इनकम है और कंप्लायंट इनकम है, इनके दोनों डेटा फ्रेम्स को कंबाइन किया है। नॉर्मली ऐसा काम एसक्यूएल डेटाबेस में आप लोग करते हैं कि आपके पास डाटा इंटीग्रेट करना, तो इसमें भी वो डाटा फ्रेम टोटल इनकम में इसको रखा है ताकि ये दोनों यूनिट्स एक साथ यूज हो गए। तो दोनों कॉलम्स को एक कॉलम में हमने एक रख लिया टोटल इनकम, दोनों की वैल्यूज सम हो रही हर वैल्यूज जो को एप्लीकेंट है और जो एप्लीकेंट इनकम है। तो को एप्लीकेंट मीन के जो उसके कोई स्पाउस है वो भी कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो जारी बात है कि लोन देने के लिए इस चीज को भी बड़ा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। अगर नीचे करें स्क्रॉल ये फर्दर यहाँ क्लिक करते रहेंगे जो सेल्स है, तो इसमें ये नॉर्मलाइज हुए हैं, ये नीचे कर देना, स्क्रॉल डाउन करें जी। ये नॉर्मलाइज का ये वे है, np.log करके ना, आप जिन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनको ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इस तरीके से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज वेरिएबल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है और इससे इफेक्ट होता है डाटा की एक्यूरेसी पे, जो आप बात कर रहे थे, कैसे आप एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हैं। ओके, नीचे के स्क्रॉल डाउन कर लें तो आप जरा क्विकली चल रहे हैं। हाँ जी, कोरिलेशन मैट्रिक्स, हाँ इसको जरा क्लिक करें। ये बहुत सारे यूजर्स को पता होता है, को वेरिएंस निकालते हैं तो उनका आपस में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कितना वो सिमिलर है, जिसकी सिमिलरिटी यानी 0 से 1 तक की वैल्यूज लाइक कर रही है, तो उसमें हमें देखें जो शेडेड ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, जिसके कलर डार्क आ रहे हैं, इसमें कि वो ज्यादा एक वेरिएबल दूसरे से सिमिलर है। तो ये ओवरऑल दिखा रहे हैं। इसमें से भी हम कुछ वेरिएबल्स को इग्नोर कर सकते हैं जिनके कोरिलेशन कम है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि आपने कौन से फ्यूचर, ये फ्यूचर इंजीनियरिंग इसको बोला जाता है। कैन स्क्रॉल करें ओके, तो उसके बाद ये देखें नीचे, हाँ जी नीचे करें, हाँ ये इग्नोर कर दिए जी कॉलम, अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव किया, ड्रॉप कर दिया। ओके, नीचे आए लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है प्री प्रोसेसिंग में कि आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि वैल्यूज जो हैं, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड मैरिड हैं, ये कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, इनको इनकोड किया गया, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है न्यूमेरिकल में, क्योंकि मशीन ने इसको अंडरस्टैंड करना है, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड लगा के इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। हाँ नीचे करें इसको, ठीक है। तो ये ट्रेन टेस्ट, अभी जो आपका क्वेश्चन था कि मॉडलिंग की तरफ अगर हम आए तो ट्रेन टेस्ट में ये हमने स्प्लिट करने के बाद मॉडल की ट्रेनिंग को अगर आप क्लिक करें, मॉडल ट्रेनिंग को, ठीक है, तो ये मॉडल एक प्रॉपर अगर आप चलाएं इस तरीके से तो दो मेथड्स लगाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, रैंडम स्प्लिटिंग और क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू भी जज किया गया है। क्रॉस वैलिडेशन का किसी को आइडिया हो तो बता सकता हूं। क्रॉस वैलिडेशन में हम क्रॉस बनाते हैं, पार्ट वाला और जब हम पार्ट लिए टेस्टिंग, ठीक है, ये रोलिंग हो रही है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक ये पार्ट आया फिर दूसरा पार्ट आया, ऐसा। ओके फाइन, तो ये क्रॉस वैलिडेशंस के थ्रू रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। अभी ये सारे मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स को मैंने आप भी अपने टेस्ट कर सकते हैं, ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये आप इसको एज अ टेस्ट बेस बना के कोई भी डेटा सेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल एक्यूरेसी अगर आप देखें 73 आ रही है, लाइक रैंडम फॉरेस्ट लगाया, डिसिजन ट्री लगाया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का क्लिक करें जी। एट द एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग रैंडम फॉरेस्ट पे अप्लाई किया, अगर ऊपर अगर चीज नोट करें तो रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी कुछ कम थी। अब इसके पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर होंगे वो ट्रेन कर रहे होंगे, हम इसमें अपने लिहाज से हाइपर पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर को चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जो आप एट द रन टाइम आप हाइपर पैरामीटर कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रेड सर्च और रैंडम सर्चिंग भी है टेक्निक्स जिनके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्रॉस वैलिडेशन की एक्यूरेसी 80.25 हो गई है। अगर ऊपर अगर आप इस चीज को नोट करें तो इसकी एक्यूरेसी कुछ कम थी, ठीक है, उसमें 75 थी। इस हाइपर पैरामीटर एडजस्टमेंट से इसका एक थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। और देन एट द एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्लिक करें, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो ये हमें बता रहा है कि एट द एंड वैल्यूएशन जो आ रही है हमारी, इसमें ये वैल्यूज शो हो रही है कि 25, 96 ये ट्रू पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, जो ट्रू, और ये 4 और 29 जो है ये एरर्स हैं। तो एरर्स दूसरे ट्रू
वैल्यू ज्यादा आपके पास आ रही है, ये डायगोनल के एंगल्स जो आपके पास शो हो रही है, तो अलोंग डायगोनल जो आपके पास आ रही है। तो इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट मॉडल, एक कोई भी आप बिजनेस एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई हाउ टू डिप्लॉय, ठीक है। उस डिप्लॉय करना हो तो आप नोट कर लें, जो मे बी डेवलपमेंट की साइड पे जाना चाह रहे हैं, फ्लास्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डॉकर्स को आप यूज कर सकते हैं, उस पे जाके इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आपको एक फ्रंट एंड पे आपको दे सकते हैं। अगर वेब बेस पे जा रहे हैं जेंगो वगैरह, और अगर स्पार्क पे हैं आप काम कर रहे हैं, हेरोको एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू जाके आप उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि आपको शो कर सकता है कि भाई ये एक एप्लीकेशन रनिंग फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एग्जांपल, एक जस्ट बहुत सारे यूजर्स बिल्कुल नए हैं, उनको डेफिनेटली सीखने को ये चीज पता चली कि एक इस तरह से डेटा साइंस में कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ठीक है। मेन चीज है कि वो डेटा इंजीनियरिंग के पार्ट को लेके चलें, अगर एक्सटेंसिवली इस चीज को अगर आप लेके चलें तो बहुत अच्छी आपके रिजल्ट्स में एक्यूरेसी को प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और ये वास्ता होता है कि आप इन हाइपर पैरामीटर्स को करते हैं। मैंने अपने काम में मैंने हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग की, उसके साथ साथ मैंने वर्किंग की, मेरे नॉर्मली आ रहा था 73% आ रही थी मॉडल की। तो डेफिनेटली जब मैंने अपना उसमें अप्लाई किया, एक प्रॉब्लम उसमें एक और फर्दर होती है प्रॉब्लम, क्लास इम्बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम आती है, समटाइम क्लासेस इम्बैलेंस होती है। तो मैंने क्लास को बैलेंस करने के बाद एक रिजल्ट को लाया, तो मेरे पास 98% एक्यूरेसी आ गई थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल। एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर लगाया था, इवन उसमें रैंडम फॉरेस्ट की कम आ रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर ने करके देखी। तो इसके अलावा मल्टीपल मॉडल्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये पूरे स्टेप्स हैं, जस्ट मॉडल को फिट करना, ट्रेन करना। ओके ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? हमारे पास एक फ्रॉड डिटेक्शन, सर उसमें ये मेजर प्रॉब्लम आता है डाटा एनालिसिस का। सर उसके लिए हमारे पास कौन सी मतलब टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं? देखिए उसमें कुछ समटाइम होता है कि आपने देखना होता है कि कौन सी क्लास में, नॉर्मली क्लास क्या आपकी क्लासेस टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या मल्टी क्लास प्रॉब्लम है? 3 क्लासेस हैं या 2 क्लासेस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2 क्लासेस ही हैं, ठीक है। हाँ, अब इस केस में तो ऐसा होता है कि लाइक जिसकी लोअर क्लास है उसको आप रैंडमली अप सैम्पलिंग कर दें, ठीक है, या जिसकी बहुत अप है उसको डाउन कर दो। हाइब्रिड वे भी अवेलेबल है कि आप दोनों का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे करें। क्लास वेटिंग की टेक्निक है, स्मॉट है, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप जस्ट सर्च करें, उनके प्रॉपर कोड्स और इनकी सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसके थ्रू क्लास बैलेंस हो जाती है। उसके बाद आप अप्लाई करके देखें तो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। Thank you, sir, for this amazing presentation. Now moving on towards the next module, that is Robotics in Agriculture and Industry by Dr. Yasir Niaz Khan. Dr. Yasir Niaz Khan obtained his PhD at University of Tübingen in 2013. During his PhD, research on detection of terrain ground surfaces using a camera mounted on a flying and a ground robot. Upon completing his graduate studies, Dr. Khan started teaching robotics at FAST NU Lahore, Pakistan. He started a new robotics lab at FAST NU for students to promote robotics in Pakistan. He is now director of research group on robotics and IoT that he established at the University of Lahore. So without any further ado, I would like to invite Dr. Yasir Niaz on stage. The stage is all yours, sir. अस्सलाम वालेकुम जी। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अच्छा, सॉरी। चलें, my name is Yasir. Did my PhD from Germany in robotics and moved back to Pakistan in 2012. Resumed teaching at FAST. So I've been teaching at FAST for like 15 years. After that, I moved to University of Lahore, established a robotics lab there. Mostly worked in agriculture.
So my presentation consists of two parts. First part is about the academic work, academic research that I've been doing for the last 10 years in Pakistan, and the second part is the industrial collaboration, industrial projects that we have been doing for the last 5 years. So let's start. ये हमारा loosely covered जो है research group है, spread across different universities and different researchers. हम लोग हर साल एक कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं रोबोटिक्स की. इस साल भी इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में करवाएंगे. काशिफ साहब के थ्रू आई विल बी सेंडिंग यू द इनविटेशन, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू गाइस. उसके अलावा IEEE में भी काशिफ साहब मुझे लेके आए, तो ये कॉमसॉल माशाल्लाह चला रहे हैं. हम लोग RAS जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सोसाइटी, उसको चला रहे हैं. मैं उसका वाइस चेयर कॉन्फ्रेंसेस भी हूँ, तो हमारी कोलैबोरेशन चलती रहती है IEEE के हवाले से. तो हमारा मोस्टली काम एग्रीकल्चर पे रहा है. ठीक है, हमें पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है जो काफी अरसे से टेढ़ी आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उस बैकबोन को रोबोट के जरिए जरा सीधा पतला करें. तो रिसेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है मोस्टली वो सिट्रस के ऊपर हमने स्टार्ट किया था काम. और भी क्रॉप्स के ऊपर किया है, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहता हूँ. तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिट्रस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हमारा सिट्रस बड़ा मशहूर है, रैंक 13 इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट. और सिट्रस की एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही थी, कम भी होती जा रही हैं. फ्रूट फ्लाई और इस तरह की चीजें में काफी इश्यूज आते रहे हैं. डॉक्टर शेख फैसल जो है हिक्स में ही वो फ्रूट फ्लाई के ऊपर रिसर्च करते रहे हैं इसी काम के लिए. हाँ जी, वो अब जर्मनी चले गए हैं. तो 30% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में होती है. तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने कहा कि रोबोट्स के जरिए हम सिट्रस जो ट्रीज होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को पहले से आइडेंटिफाई कर ले. तो रोबोट्स उड़ा के हमने ड्रोन्स उड़ाए. ठीक है, वैसे तो जो ड्रोन मशहूर हुए थे वो इमरान खान के जलसों में जो व्हाइट कलर का ड्रोन नहीं फेंका होता था सामने, बाद में फिर अखबार में खबरें भी आती थी कि इंडिया का हमने बहुत बड़ा ड्रोन गिरा दिया. तो वो क्या, वो शादी की मूवीज में भी वही ड्रोन नजर आते हैं जिसकी तस्वीर आती थी अखबार में. तो खैर उन ड्रोन्स को हमने लेके DJI कंपनी जो है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर रोबोटिक्स कम्युनिटी. उससे पहले बहुत सारी कंपनीज थी, 3D और इस तरह के लोग थे, लेकिन DJI जो चाइनीज आए बीच में, तो उन्होंने फिर सबको आउट कर दिया. और अब हर जगह DJI होती है ड्रोन्स के सिलसिले के अंदर. तो ड्रोन्स उनके बहुत सस्ते और बहुत हाई परफॉर्मेंस है. मतलब वो जो ड्रोन 1 लाख का बनाते हैं बाहर मार्केट में, आप वैसे बनवाए तो 5 लाख का बनते हैं. वो ये स्केल है उनका मैन्युफैक्चरिंग का. रिसेंटली हमने इंडस्ट्री के लिए भी एक ड्रोन्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वहां पे जाके हमें पता लगा कि DJI के साथ कम्पीट करना इम्पॉसिबल है. तो कमर्शियल मार्केट में तो हम कम्पीट नहीं कर सकते. फिर हम दूसरी डिफरेंट मार्केट्स के अंदर गए हैं, वो भी आता है तो मैं आपको बताता हूँ. तो ये हमारा कहने के हमारा मशीन लर्निंग का बल्कि डीप लर्निंग का मॉडल जो हमने बनाया था सिट्रस आइडेंटिफिकेशन के लिए. और इससे हम क्या करते थे कि सिट्रस का एक जो ट्री होता है उसके ऊपर हम गिन लेते थे ड्रोन के जरिए इस दफा इसकी क्या प्रोडक्शन होगी. तो वहां ट्री वाइज जो है हर ट्री को देखा जाता है. तो ये हमारा मेथड है एस्टिमेशन का, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के थ्रू हम डिफरेंट पैरामीटर्स लगा के. ये वाली लाइटें ऑफ हो सकती हैं, अगर ये वाली ऑफ कर दें शायद प्रोजेक्ट बेहतर आती है. तो नहीं अभी वीडियो नहीं आई, वीडियो चलाने की आदत पड़ेगी. अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट हम सेगमेंटेशन के स्टेप्स करते हैं, फिल्टरिंग के, बैकग्राउंड फिल्टरिंग के करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हमें सिट्रस का पता लग जाता है. तो अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा आइडिया है तो ये जो कलर डिफरेंट हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना तो आसान होता है. जब ग्रीन कलर के ऑरेंजेस होते हैं फिर थोड़ा सा हमें ज्योमेट्रिकल फीचर्स के ऊपर जाना पड़ता है रादर देन टेक्सचर बेस्ड फीचर्स के ऊपर. तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हमने इसके ऊपर अप्लाई किए थे, कॉन्टूर डिटेक्शन के जरिए, एज डिटेक्शन के जरिए ये हम काम करते हैं. हिस्टोग्राम्स को भी हम यूज करते हैं. तो ये हमारा फ्लो AI का जो जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग का फ्लो हमारा है. ये इनपुट इमेज आता है, उस पर हम इमेज की प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, इमेज के फीचर्स निकाल लेते हैं. ठीक है, अभी तो लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं जो इमेज के फीचर्स निकाल देते हैं, और डीप लर्निंग के थ्रू हमें अब ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है. डीप लर्निंग हमारा ये काम भी कर देती है, इमेज प्रोसेसिंग भी कर देती है हमारे लिए. तो हमारी अभी भी ये कोशिश होती है कि हम डीप लर्निंग का भी एक मेथड लगाएं और मशीन लर्निंग का भी एक मेथड लगाएं.
कितने लोगों को डीप लर्निंग का पता है या यूज की हुई है? मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, चलो ठीक है, फिर मैं डीप लर्निंग वाले जोक्स नहीं करता, लोग बताइए। प्री प्रोसेस इमेज इज पास टू मशीन लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे हम मशीन लर्निंग में करते हैं। ऑब्जेक्ट इन द इमेज इज डिटेक्टेड, स्क्वायर बॉक्स इज ड्रॉन अराउंड इट, ठीक है। Each label object is taken as separate object, label object is counted। ये काउंटिंग जो है हम सिट्रस की काउंटिंग कर लेते हैं और नंबर ऑफ लेबल्ड इमेजेस ऑब्जेक्ट्स विल बी डिस्प्लेड। और ये हमने काम क्यों किया? क्योंकि जब हम फार्मर से मिले सरगोदा वगैरह में आसपास जाके किन्नू भी खाए, साथ उनसे बातें भी की, तो पता लगा कि जी ठेकेदार आते हैं जब फसल बहुत ही शुरू में होती है, वो फूलों को देख के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इतनी प्रोडक्शन होगी, किसान को कहता है कि भाई इतनी प्रोडक्शन है, मैंने इतने पैसे देने हैं और जब तैयार होगी तो मैं शेजोर भेज दूंगा। शेजोर की बात होगी तो शेजोर भेज दूंगा, शेजोर भर भर के हम शहरों में बेचते रहेंगे। तो वहां पे किसान जो है वो एक हैंडीकैप होता है कि उसको नहीं पता, मतलब वो उसके पास कोई मेथड नहीं है कि वो प्रोडक्शन अपनी ठेकेदार के साथ उसके साथ डिबेट कर सके कि नहीं इतनी प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे एक मेथड देने का क्या हमारी कोशिश थी कि हम किसान की हेल्प करें, उसको बताएं कि भाई इस दफा इतनी प्रोडक्शन हो रही है, और प्रिसाइसली बताएं कि इस ट्री में से इतनी प्रोडक्शन होगी, इस ट्री में से इतनी होगी, इस ट्री में से इतनी होगी। प्लस उसके हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं किन्नू की कि फर्स्ट क्लास में कितना आएगा, सेकंड क्लास में कितना आएगा, एंड सो ऑन। तो वो ग्रेडिंग भी हम किन्नू को लगे हुए ही कर सकते हैं। तो ये इसकी आउटपुट है कि किन्नू के अक्सर आप देखेंगे जब केगल से आप लेते हैं डेटा सेट्स या डिफरेंट डेटा सेट्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, किन्नू को उठा के एक खूबसूरत सी टेबल पर रखते हैं, उसकी तस्वीर बड़े नाजुक अंदाज से खींचते हैं, 2-4 फिल्टर लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं इसमें नहीं लगाते, तो और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग करके दिखा देते हैं। तो हमारा टास्क यही था कि किन्नू को तोड़े बगैर दरख्त पे लगे लगे ही हम उसको करें रिकग्नाइज, और ड्रोन्स के थ्रू करें, चीप ड्रोन्स यूज करें, चीप कैमरास यूज करें, और उसके थ्रू सिट्रस की प्रोडक्शन हम कर लें। अब आप देख रहे होंगे कि पीछे कुछ ऐसे किन्नू हैं जो छुपे हुए हैं और जो रिकग्नाइज नहीं हो रहे इस काम में। जो दूसरा काम है हमारा वो उसमें रिकग्नाइज हुए, लेकिन अगर नहीं भी रिकग्नाइज होते ना तो वी हम उसके एक मॉडल बना लेते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल, कि हमें अगर बाहर इतने किन्नू नजर आ रहे हैं दरख्त के, तो दरख्त के अंदर इतने किन्नू होंगे। तो वो प्रोडक्शन जो है डेटा साइंस के जरिए हम उसको लर्न कर लेते हैं और वो हमारे मॉडल बड़ा अच्छी प्रिडिक्शन कर देता है। तो इस तरह से जब हम अब मशीन लर्निंग में हम करते हैं तो वो फिर हमें वो क्लास तो बताता है कि ये ऑरेंज क्लास है, और साथ हमें कॉन्फिडेंस भी बता देता है कि जी इस ऑरेंज के बारे में वो 91% कंफर्म है, इस ऑरेंज के बारे में 86% कंफर्म है, एंड सो ऑन। तो ये मशीन लर्निंग के हम काम से करवा लेते हैं। फिर हमने इसी तरह हेल्थ ऑफ द ट्री को भी किया, तो हम लोग काफी किसानों से मिले और बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी मिले थे। लाहौर के करीब ही एक यूनिटी के इंजीनियर ने साइंटिफिक फार्मिंग स्टार्ट की थी, और हम गए थे कि जी ये आपकी फसल के ऊपर ना जो बीमारी है हम इसकी तस्वीर लेने लगे हैं। कहता है ये बीमारी है, हमने कहा हाँ जी बीमारी लगी है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सी बीमारी है। तो वो हमने मशीन लर्निंग के लिए लेबल डेटा सेट चाहिए होता है, तो वो लेबलिंग के लिए जब हम किसान से रब्ता करते हैं तो किसान को ही नहीं पता होता कि ये बीमारी है या मेलन्यूट्रिशन है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो पौधा येलो हो जाता था। तो वो इशू है काफी ज्यादा हमारे यहाँ। तो यहाँ पे फिर हमने और दूसरा इशू होता है डेटा सेट्स का। डेटा सेट मशीन लर्निंग की डोमेन में इट्स द न्यू गोल्ड। तो उसमें फिर हमने डेटा सेट कुछ बनाया भी, कुछ डिफरेंट जगहों से लेके, केगल से भी लिया, सरगोदा के कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह से भी लेके हमने कंबाइन करके फिर एक कंबाइंड मॉडल दिया है। लास्ट ईयर ये हमारा काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा फिर हमने ट्री काउंटिंग पे भी काम किया। तो ड्रोन को थोड़ा ऊपर लेते हैं और कैमरे को नीचे कर दें तो आपको मल्टीपल ट्रीज नजर आ जाते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स लगा के हम ट्री काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग के काफी सारी टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। एप्पल ट्रीज के ऊपर भी हमने काम स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ एप्पल की भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो उसके भी हमने यील्ड एस्टिमेशन के ऊपर मोस्टली काम किया था। डिजीज वाला जो काम है वो हमने सिट्रस पे किया था। एप्पल में अगर आप इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा बहुत देखना चाहें तो रेडनेस इंडेक्स होती है, ये देखा जाता है कि ये कितना लाल है एप्पल, ठीक है, तो वो उसकी रेडनेस इंडेक्स उस लिहाज से निकल आती है।
तो वैसे तो माएँ अपने बच्चों को कहती हैं लाल है, हमने वो लाल नहीं देखना, हमने सेब वाला लाल देखना था। तो कन्वर्ट दी आरजीबी इनटू इमेज इनटू ग्रे स्केल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्रे स्केल के बाद ना ज्योमेट्रिकल फीचर्स उसके अंदर से काफी अच्छे निकाले जा सकते हैं। यही हमारा सिट्रस का था। जब मेच्योर हो जाते हैं इसके ऊपर भी हमने कुछ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए, ब्लरनेस लगाई, एज डिटेक्शन लगाई। एज डिटेक्शन जो है वन ऑफ द, अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में जाओगे तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फिल्टर्स है जो आप अप्लाई करते हो। एज डिटेक्शन में ही बहुत सारी चीजें आपकी मसले सॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो मसले होते हैं कुछ हिस्टोग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। फिर अगर इनसे भी ना सॉल्व हो फिर आपको कॉम्प्लेक्स इमेज ऑपरेटर्स फीचर्स पे जाना पड़ता है, जैसे कॉन्टूर्स हो गए या सेगमेंटेशन में जाना पड़ता है। सेगमेंटेशन बड़ी हैवी टेक्निक है, तो सेगमेंटेशन पे अगर आपको जाना पड़े तो फिर बेहतर होता है कि डीप लर्निंग ही लगा लेते हैं, तो सिट्रस काउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। 2015 में हमने स्टार्ट किए थे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। पहला जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मिला था वो एंग्रो का मिला था। एंग्रो फर्टिलाइजर की एक कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी है, पहले रशियन थी लेकिन अब फुली पाकिस्तानी। अभी मेरे ख्याल की पार्टनरशिप हो गई है। तो ये काफी बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट इनका सिंध में लगा हुआ था, ढेरकी के मुकाम पे। तो इन्होंने कहा था कि जी हमारा प्लांट जो है ना वो बड़ा ऑप्टिमाइज चल रहा है, हमारे ऑपरेटर बड़े वो हैं, माहिर हैं, और वो वाकई मिडिल ईस्ट में भी उनको बुलाया जाता था कि प्लांट को ऑप्टिमाइज करके आए। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लांट होता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो है ना गड़बड़ बड़ा काफी ज्यादा नुकसान कर जाती है, और फिर गवर्नमेंट के फंडे शुरू हो जाते हैं इनके साथ। खैर इन्होंने कहा जी हमारे ऑपरेटर्स ने तो बड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, प्लांट हमारा जो है इस वक्त 120% चल रहा है। तो हमें साइंटिस्ट को तो समझ नहीं आती 120% का मतलब क्या होता है, लेकिन वो कहते थे कि 120% चलता है। बाद में पता लगा कि वो जो उसकी डिजाइन कैपेसिटी थी उसको अपग्रेड कर करके वो उसको 120% मिली। तो कहते इससे आगे क्या आप लेके जा सकते हैं डेटा साइंस के लोग। तो हम लोग 6 महीने जाते थे प्लांट पे जाके, और हम फिर उन ऑपरेटर से समझते थे। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर जो होते थे वो मैट्रिक पास या मैट्रिक फेल होते थे। तो जब हम जाते थे तो वो कहते थे ये कौन पैंट शर्ट पहन के और लैपटॉप उठा के आ गया, टिक टिक करते हैं, तो क्या पता प्लांट कैसे चलता है। हमें 40 साल हो गए प्लांट चलाते हुए। तो खैर 3-4 महीने उनके तरले मिलते करके उनसे समझते थे कि प्लांट कैसा चलता है। तो ये पूरा जो प्लांट है इसके ऊपर 6000 सेंसर्स लगे हुए थे, 6000 सेंसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के लगे हुए थे, और उसका डाटा मुसलसल पिछले 3-4 साल से रिकॉर्ड हो रहा था, और उनको समझ नहीं आई थी इस डाटा का करें क्या। तो हमने वो डाटा लिया आर लैंग्वेज में और पाइथन लैंग्वेज में, हमने उसके ऊपर डेटा साइंस अप्लाई की, और विद इन 6 मंथ्स जो है हमने उनको प्लांट को ऑप्टिमाइज करने के तरीके बताना शुरू कर दिए। और उस पर फिर जब वो मतलब वो ऑपरेटर्स तो मानते ही नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है कि आप लोग हमें 6 महीने में बता दें कि हमारे प्लान को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। एक ऑपरेटर मान गया, उससे हमने जब चलवाया प्लान तो उसकी एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव हुई कि वो वापस अपनी पुरानी सेटिंग्स पे प्लान को दोबारा कभी नहीं लेके गए। तो ये है पावर डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, कंप्यूटर की, कि आप 6 महीने में वो काम कर सकते हैं जो वो बेचारे 40 साल से लगे। ठीक है, उनकी भी हिम्मत है, वो चला रहे हैं। और प्लांट ऑपरेटर्स की इतनी मोनोपोली होती है कि जो सीईओ होता है वो भी उनसे डरता है कि वो मतलब उसके सामने मीटिंग के अंदर वो लड़ झगड़ रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और सीईओ कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं अगर मैंने इनको नाराज कर दिया तो प्लांट कौन चलाएगा, मैं तो नहीं चला सकता। तो ये थोड़ी सी मोनोपोली भी इससे खत्म होती है जब हम अपने सिस्टम से देते हैं। तो ये हमने डैशबोर्ड उनको दिया था कि ये 8 वैल्यूज हैं, इनकी ये रेकमेंड करते हैं हम वैल्यूज, ये आप कर देंगे तो इस वक्त बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आएगी। तो ये हमने वहां पे चलवा के देखा था और चीजें काफी इंप्रूव हुई थी। फिर ये होता है कि कुछ क्लेशियस भी ब्रेक हो जाते हैं। एक वो कोई गैस रेशियो थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, वो उन्होंने कहा जी 2.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी हम जो भी वो प्लांट ऑपरेटर बताते थे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते। हमने कहा जी 2.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए, हमने लगा दी। हमारा मॉडल जो था मशीन लर्निंग का वो रिकमेंड कर रहा था कि 2.7 से नीचे लेके जाए। हमने उनसे दोबारा पूछा कि यार 2.7 से नीचे, नहीं बिल्कुल नहीं, तो सोचे भी ना इसके बारे में। हम फिर वापस आके अपने मॉडल को ठीक करें, वो फिर गए कि 2.7 से नीचे। आखिरकार हमने उनसे पूछा कि होगा क्या, मतलब 2.7 से नीचे क्या होगा, पाट जाएगा प्लांट, क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं इसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज नहीं देगी। उनके पास इतनी सी बात थी, तो आप हमारे कहने पे 1 हफ्ता चला के देख लें। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मना के उनको 1 हफ्ता हमने चलवाया 2.7 से नीचे,
उसके बाद फिर वो 2.7 से ऊपर दोबारा लेके नहीं गए, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज उनको मिल गई। तो वो जो पिछले 30 साल से बना हुआ था, हर ऑपरेटर अपने आने वाले ऑपरेटर शागिर्द को बताता था ए 2.7 तो थल्ले नहीं जानी चाहिए, तो वो जो थी क्लीशे वहां पे ब्रेक हुई। तो इस तरह बहुत सारी वो जो बनी हुई थी उनकी मिथ्स, वो हमने ब्रेक की। उसके बाद एक और इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, और सऊदी बेस्ड, मिडिल ईस्ट बेस्ड एक कंपनी थी। उन्होंने कहा कि जी हम एक सोशल मीडिया का बनाना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम से रिलेटेड। उस वक्त तक मैं इंस्टाग्राम का यूजर नहीं था, मुझे बड़ी मुश्किल से मैं फेसबुक मैंने इस्तेमाल करना सीखा था अपनी बेगम से। तो इंस्टाग्राम के मुकाबले की वो चीज बनाना चाह रहे थे। तो आप लोग तो माशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे, बल्कि शायद टिकटॉक के भी एक्सपर्ट होंगे। तो ये ऐप थी जिसपे वो तकरीबन 2 साल से काम कर रहे थे, और इसके अंदर वो ना थोड़े से एआई फिल्टर्स डालना चाह रहे थे। तो वो भी फिर जब हम 2 साल करके टकरे मार के वो फिर हमारे पास आए कि जी वैसे तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होते हैं पढ़ा दो नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर हमने वो मॉडल बना के डिप्लॉय कर दिया उनके सर्वर्स के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर। और उससे पहले वो क्या कर रहे थे, वो गूगल का इंजन यूज कर रहे थे, आईबीएम का इंजन यूज कर रहे थे, और माइक्रोसॉफ्ट Recording in progress. आप सिर्फ गूगल यूज करें, दिल चाहे तो आईबीएम भी डाल सकते हैं आप, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल सा आर्किटेक्चर है। तो वो हमने इनको करके दिया था काम। शुरू में हम भी कंफ्यूज थे कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जो क्लासिफायर बनाना था उसकी जो आउटपुट थी वो 80,000 क्लासेस थी। तो 5-10 क्लासेस तो केगल पे होती हैं, 80,000 वाला क्लासिफायर हमने नहीं देखा था। तो वहां पे जब बनाना शुरू किया तो बड़ा मुश्किल पड़ा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मतलब सोचता कि बड़ा जबरदस्त कोई बड़ा हैवी किस्म का मॉडल लगेगा, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे मॉडल काम किया वो KNN था, जो कि बहुत ही बेसिक सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, डीप लर्निंग के करीब भी नहीं जाता, मतलब उसमें ट्रेनिंग भी नहीं हो जाती। तो वो KNN के काबू आएंगे 80,000 क्लासेस प्लस गूगल प्लस IBM प्लस माइक्रोसॉफ्ट, वो सारी मिला के। लेकिन हमने उनको ये बताया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल लगाया, कंपनीज खुश होती हैं ये सुन के। तो और पाकिस्तान में इंडस्ट्री के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, बाहर बड़ा आसान। और वो जो CEO था वो 80 बंदों की कंपनी चला रहा है, और वो पूछता था कि अच्छा यहाँ AI लग जाएगी, यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, वो हमें बैठ के बताता था। और कुछ जगहों पे मैं कहता था नहीं यहाँ पे सिंपल मैथ से काम चल जाएगा, स्टैट से काम चल जाएगा। कहता फिर तुम्हें क्यों रखे हम कहते हैं चलो फिर हम AI लगा दो। तो वो और फिर दूसरा सवाल ये होता था कि AI लगा दिया है तो ये इसमें एरर क्यों आता है, AI से तो एरर रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम उसको ये समझाते थे, मतलब मुझे तकरीबन 3 दिन लगे उसको ये समझाने में कि AI से एरर आता है, मैथ से एरर रिमूव होती है। तो जिस जगह मैथ लग सकती है वहां पे मैथ ही लगानी चाहिए, 100% रिजल्ट आता है। जहां मैथ से बाहर हो जाती है ना बात की, आपसे संभाली नहीं जाती, इतने सारे वेरिएबल हो जाते हैं, वहां पे फिर हम AI लगाते हैं, और वहां पे एरर आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। जब भी हम कहते हैं कि AI के अंदर 100% रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ है, 100% रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होते फॉर प्रैक्टिकल रिसर्च। तो वहां पे फिर हमें मतलब वो उसको काफी चीजें समझानी पड़ी। जो सऊदी CEO था वो समझ जाता था, पाकिस्तानी CEO को मुश्किल होती। अब उसने एक तस्वीर पकड़ी हुई थी केक की, और उसमें जो उसका लेबल बनता था ना वो गलत बनता था। तो हर 1-2 महीने बाद जब हम अपनी आउटपुट दिखाते थे वो अपनी तस्वीर वही निकालता था केक वाली, कहता ये देखो गलत लेबल आ गया। तो अब वो मतलब हमने क्या करना था, इसके अंदर पूरी दुनिया के यूजर्स जो हैं अपलोड कर रहे हैं इमेजेस और वीडियोस हर वक्त, और हमने उस सारे की लेबलिंग करनी है। और उस सारे की लेबलिंग हम 99% भी करके दिखा दें ना, वो एक तस्वीर निकाल के कहता था ये क्यों खराब है। तो वो फिर मैंने सोचा था, लेकिन मेरा अपना कॉन्शियस नहीं मान रहा था। तो उस पर फिर हमने एक और काम किया, हमने उनसे कहा कि यार हम इंस्टाग्राम को अपना बेंचमार्क बना लेते हैं, जो आपको इंस्टाग्राम देगा वो हमारा मॉडल भी देगा, और जो एरर हमारे मॉडल ने दिया हम चेक करेंगे, अगर इंस्टाग्राम में भी और एरर है तो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और अल्टीमेटली इस पे मान के फिर हमारी जिंदगी सुकून में आ गई। बल्कि कई दफा ऐसे होता था कि इंस्टाग्राम सही नहीं कर पाता था लेबलिंग, हमारा मॉडल सही लेबलिंग कर देता था। खासतौर पे ये जो फिल्टर्स है ना, पहले 4 फिल्टर्स भी हमने लगाने थे, एडल्ट फिल्टर, वायलेंस फिल्टर, मेडिकल फिल्टर और रेसिस्ट फिल्टर। तो वैसे तो AI टीम में हर बंदा घबराता था कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब हमने एडल्ट
फिल्टर बनाना शुरू किया ना और एडल्ट का डेटा सेट इकट्ठा करना शुरू किया, फिर हर बंदे की कोशिश थी कि इस टीम में जाते हैं। तो ये वाला डेटा सेट जो है समझ नहीं आया, अच्छी बात है। तो ये वाला जो डेटा सेट बनाने में बड़ी मुश्किल हमें पड़ी, और जाहिर है डेटा सेट जब आप बनाते हैं तो हर तरह का बनाते हैं, हर कैटेगरी का बनाते हैं। तो हम बड़ा अपने लिहाज से सारा डाटा इकट्ठा करते थे, बच्चों से कहते थे अपनी फुल वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन यूज करो और एडल्ट इमेजेस लेके आओ, और उसके बाद फिर फिल्टर बनाते थे तो कोई और कैटेगरी की एडल्ट इमेज आ जाता था और वो फिल्टर में से गुजर जाता था। फिर हम लोग कहते थे नहीं इस कैटेगरी के भी इमेजेस बनाओ, फिर इस कैटेगरी के भी इमेजेस बनाओ। तो वहां से पता लगा कि कितनी कैटेगरीज के इमेजेस हो सकते हैं इसके अंदर। ये गूगल विजन की एपीआई है जो वो यूज कर रहे थे और इसके पैसे दे रहे थे। इसको आप एक इमेज दें तो ये आपको लेबल्स भी दे देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी दे देता है। तो इसके ऊपर हमने फिर अपना रैपर क्लासिफायर लगाया था, क्योंकि जब वो गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट तीनों के क्लासिफायर्स यूज कर रहे थे तो उनकी एक्यूरेसी 60% के करीब आ रही थी। फिर हमने ऊपर अपना रैपर लगाया तो तब जाके वो 90% पे पहुंची। उसकी वजह क्या है? गूगल से कौन मुकाबला कर सकता है? लेकिन गूगल का डायलेमा ये है कि वो जनरलाइज चीजें बनानी पड़ती हैं उनको पूरी दुनिया के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का भी यही डायलेमा, आईबीएम का भी यही डायलेमा है। तो वो जब आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन में लेके आते हैं तो वो जनरलाइज चीज इतनी अच्छी चलती नहीं। तो हमने फिर उसके ऊपर स्पेसिफिक अपना क्लासिफायर लगाया ताकि वो उस लिहाज से, हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चीजें सही चलें। फिर थोड़ा सा उसमें हमें मिडिल ईस्ट का भी टच देना पड़ा कि मिडिल ईस्ट में क्या एथिक्स होते हैं, क्या मॉरल्स होते हैं, किस चीज को वो कहते हैं वायलेंस, किस चीज को एडल्ट कहते हैं। तो वो चीजें फिर हमने, मसलन ऊन रेस है, उस पर बच्चे बिठाए हैं, उसमें खून भी निकला है तो उनके लिए वायलेंस नहीं है, वो तो स्पोर्ट्स है। तो ये हमने एनएल पे काम किया था। वर्ड एम्बेडिंग्स गूगल की होती हैं, मुझे बता दीजिएगा जब टाइम होता है। तो वर्ड एम्बेडिंग्स के जरिए जो है हम बनाते हैं, क्योंकि वर्ड्स होते हैं तो आपने पूरी दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको आपस में रिलेट करना है कि ये वर्ड उस जैसा लग रहा है, ये उससे डिफरेंट लग रहा है, सिनोनिम और इस तरह की चीजें। तो वर्ड एम्बेडिंग से क्या करते हैं, हम वर्ड्स के अगेंस्ट नंबर्स जनरेट कर लेते हैं और नंबर्स को कंपेयर करना हमें आता है। नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है वो आसान काम होता है। तो ये कॉर्पस जो है टेक्स्ट की, ये गूगल की तरफ से हमें मिल गई थी। ये नंबर्स वाले वेक्टर्स जो हैं इनके जरिए हमने ये काम किया था। तो ये इंटरफेस था जिसके जरिए से यूजर जितने इमेजेस अपलोड कर रहे हैं उन सब की हम लेबलिंग भी करते थे, उन पे फिल्टर लगा के उनको फिल्टर भी करते थे। तो ये अभी एप्लीकेशन चल रही है फेवो के नाम से, FAYVO, एंड्रॉइड, आईफोन सब पे अवेलेबल है। पिछले दिन उसके 1 लाख के करीब यूजर्स हो गए हैं। तो इसके अंदर हमारे फिल्टर्स चल रहे हैं और वहां पे उस कंपनी में जाके फिर हम एआई की टीम भी उनको डेवलप कर रहे थे, एआई के मॉडल्स भी कर रहे थे। अब उनका काम चल रहा है मेंटेनेंस का। वर्कशॉप इंशाल्लाह हम अक्टूबर में करवाएंगे। तो एग्रीकल्चर पे हम बात कर चुके हैं, मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स आपको दिखा देता हूँ। एग्रीकल्चर पे हमने ड्रोन पे भी काम किया था और मोबाइल फोन पे भी काम किया था। एक हमने ऐप बनाई थी टूरिज्म के हवाले से कि अगर कोई बंदा जाता है किसी जगह पे और उसको नारायण चले जाएं, उनजा चले जाएं, तो आपको कोई बिल्डिंग नजर आती है और आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये क्या चीज है। वैसे तो वो सैफुल मुल्क पे आप चले जाएं तो कोई ना कोई बाबा आपको मिलता है जो आधा घंटा बना के आपको वो परी वाली और देव वाली स्टोरी सुनाते हैं। तो हम चाह रहे थे कि वो परी और देव वाली स्टोरी आपका मोबाइल फोन ही सुना दे। तो वहां पे हमने ये बनाया था कि आप किसी भी जगह की तस्वीर लें तो वो आपको ये बता देगा कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर जाहिर है हमें इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना पड़ा, जीपीएस के ऊपर नहीं, लेकिन हम इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना चाह रहे थे। प्लस अगर आप टूरिस्ट एरिया में एक हैं और आप पैदल हैं या बाइक पे हैं या गाड़ी पे हैं या जिस भी चीज पे हैं, याक पे बैठे हैं, तो वो आपको एक नेविगेशन मैप दे देता है कि आप इन जगहों पे जाके ये टूरिस्ट अट्रैक्शन देख सकते हैं। फिर हमने यूनिटी 3D की बात हो रही थी तो उसके अंदर एआई गेम भी बनाई। एआई गेम का भी एक प्रोजेक्ट था हमारा और उसमें ये था इशू के जो कंप्यूटर के साथ आप जब गेम खेलते हैं ना तो आपको एक तरीका पता लग जाता है कि इस तरीके से कंप्यूटर को हमने बीट करना है। आप हर दफा उसी तरीके से बीट करते हैं। तो लर्निंग गेम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप गेम को इतना इंटेलिजेंट करें कि अगर एक दफा एक प्लेयर ने उसको बीट कर लिया है उसी टेक्निक से वो दोबारा बीट ना कर सके, कंप्यूटर गेम उसको लर्न कर ले। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम गेम के अंदर इस तरह से लर्निंग डालें। फिर सेंसर बेस्ड एस्टिमेशन भी थी कि हम 3 कैमरों से हमने स्टार्ट किया था, फिर 2 कैमरों पे लाए, फिर 1 कैमरे पे लाए कि 1 कैमरे से ही बंदे की 3D एनिमेशन की जाए।
तो ये मूवी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था जो हमने किया था। फिर हमने एक वेटर रोबोट भी बनाया कि रेस्टोरेंट के अंदर जो वेटर्स होते हैं वो बाज़ इतने अच्छे नहीं होते, तो हम जो है वो हो गए थे, तो हमने वेटर रोबोट बनाया था कि वेटर रोबोट के जरिए जो है हम टेबल्स को सर्व करें, और इसमें भी इसको भी इंडस्ट्री ने पिक किया था। तो मकसद ये बताने का है कि जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट एक पूरे साल का प्रोजेक्ट होता है जिसको आप डिग्री के एंड में कर रहे होते हो, तो उसमें कोशिश करो कि कोई आसान प्रोजेक्ट पकड़ने की बजाय कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ो जिसमें 5-6 आपके कोर्सेज यूज हो रहे हो, ठीक है, मतलब पता लग रहा हो कि ये एक फाइनल प्रोजेक्ट है, ऐसे ना लगे कि ये कोई कोर्स का प्रोजेक्ट है छोटा सा। आजकल बड़ी चीजें हैं कि जी वेब का प्रोजेक्ट बना ले, जी एंड्रॉइड ऐप बना ले। कई दफा ये फाइनल प्रोजेक्ट है कि एंड्रॉइड की ऐप बनानी है। एंड्रॉइड की ऐप तो एक टूल है, असल चीज है कि उसके पीछे क्या है, एल्गोरिथम क्या आप डेवलप कर रहे हो, साइंटिफिक काम क्या कर रहे हो, एल्गोरिथमिक काम क्या कर रहे हो, तो उस लिहाज से आप वो काम करने की कोशिश करें। और रिसेंटली मैंने एक और चीज भी देखी है कि बच्चे कहते हैं कि जी सर वो कुछ टीचर कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट करने में ही वो मजा आता है जिसको 50% आपके टीचर कहें कि ये मुश्किल काम है, ये तुमसे नहीं होगा। जब 100% ने टीचर्स ने कह दिया कि ये हो जाएगा, उसको करने का क्या मजा, ठीक है ना। हम तो यहाँ के टीचर्स की बात कर रहे हैं। मैं जब पीएचडी करने गया तो मेरा जो पीएचडी का सुपरवाइजर जर्मन था, उसको मैंने जब कहा कि यार ये आइडिया है, यार तो नहीं कहा उसको, उसको मैंने कहा कि ये आइडिया है तो इस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, उसने मुझे कहा कि ये नहीं होगा, मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो मैं बड़ा मायूस वापस आया, तो मेरे एक जर्मन कोलीग ने मुझे कहा कि क्या हो गया, मैंने कहा जी, उसने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा कोई बात नहीं, प्रूव हिम रॉन्ग। अच्छा ये भी होता है? हाँ होता है। तो 3 साल बाद जब मैंने रोबोटिक्स की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश कर दिया, तो उस प्रोफेसर को याद था, उसने कहा यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग, तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया, और मैं जो समझता था कि काम नहीं हो सकता और तुमने करके दिखा दिया। तो ये काम हम कर सकते हैं, और यही चैलेंज लेने में मजा आता है प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। जब आप प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, अपने दोस्तों के पास लेके जाएंगे, अपने सीनियर्स के पास लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि किस काम में पड़ गए हो यार, जावास्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बनाओ, जॉब तुम्हारे सामने है। तो ये नहीं, आप ऐसा चीज पकड़ें जिसको आपके 50% टीचर्स कहेंगे ये नहीं हो सकता, और 80% सीनियर्स कहेंगे ये नहीं तुम कर सकते, तो उसके अंदर फिर जाएं, उसके अंदर चैलेंज करें अपने आप को, फिर आपको काम करने का मजा आएगा। चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हिस्टोरिकल गेम बिल्डिंग, गेम थ्योरी में जब आप एआई में जाते हैं ना, तो उसमें आपका मिन मैक्स वाली गेम थ्योरी आती है विद अल्फा बुक। हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात है। अच्छा हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक ठीक। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जब हमारे पास इमेज आ जाती है ना, तो हम उसके इमेज फीचर्स निकालते हैं। तो जो सबसे पुराना और मशहूर फीचर है वो सिफ्ट फीचर है, ठीक है, SIFT के नाम से। तो वो सिफ्ट फीचर आप निकालते हैं, वो जो आपको गोल गोल दायरे नजर आ रहे थे ना इमेज के ऊपर बने हुए, वो सारे वो फीचर्स निकाल देते हैं, चंद 100 या चंद हजार निकाल देगा। तो फिर वो आप दोनों तस्वीरों में वो निकाल लेते हो सिफ्ट फीचर्स, और उनको मैच करते हो, ये आपस में मैच हो रहे हैं। जिसमें 90% 95% मैच हो जाए, आप उनको कह देते हो कि ये सेम तस्वीर है, ये सेम बिल्डिंग है। तो उसमें फिर सिफ्ट से आप हमेशा स्टार्ट करें, उसके बाद फिर सर्फ है, ORB है, और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। यही सवाल था। एक और भी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for sharing this knowledge with us. Now, moving on towards the next module of this event, Artificial Intelligence for Machine Translation by Professor Dr. Adnan Abid from Virtual University, Pakistan. Dr. Adnan Abid is a senior IEEE member, ACM member, received the BS degree in Computer Sciences from the National University of Computer and Emerging Sciences, Pakistan in 2001. The MS degree in Information Technology from National University of Sciences and Technology, Pakistan in 2007, and the PhD degree in Information Technology from Politecnico di Milano, Italy in 2012. So without any further ado, I would like to invite him on stage.
Thank you very much for the introduction. बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार टॉक्स आपने सुनी और मैंने खुद बहुत ज़्यादा सीखा है आज। कुछ बातें मैं स्टार्ट में करना चाहूँगा कि आप समटाइम्स इंसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वर्ल्ड में कोई असाइनमेंट नहीं होता जो देखिए जिसकी आईसीटी के बारे से होता है टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बहुत जबरदस्त इवेंट है और मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस माशाल्लाह अभी तक टाइम लाए हैं। ये स्पीकर को पूरा क्रेडिट जाता है और ये अच्छी बात है कि मेरी टॉक एंड पे है, नहीं तो शायद आप पहले सुन लेते। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोग यूईटी में हैं, किक्स आपके पास है और समटाइम्स क्या होता है कि जब एक चीज आपको मिल रही होती है तो आपके पास आप उसकी वैल्यू ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट लेके इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मैं जब मैंने पहली दफ़ा सही रिसर्च कल्चर देखा अपनी लाइफ में तो दैट वाज बैक इन 2004 व्हेन आई वाज इन मास्टर्स मैंने स्टार्ट किया। तो डॉक्टर अरशद अली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है HEC के, उन्होंने वहाँ पे एक ऐसा जबरदस्त एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश किया हुआ था कि स्टूडेंट्स के पास लैब्स की कीज होती थी, 24 आवर्स एक्सेस थी और अंडर ग्रेड के बच्चे, MS के स्टूडेंट्स, और उस वक्त पाकिस्तान में नई नई PhD का कल्चर स्टार्ट हुआ था। तो उसी तरह इंडिजिनस PhD में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। तो हम लोग सारे उन लैब्स में राउंड द क्लॉक अपनी कन्वीनियंस पे जाके काम करते थे और बड़ा प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट था। सेकेंडली, रिसर्च कोलैबोरेशंस थी। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी जर्मनी के साथ कोलैबोरेशंस चल रही हैं, उस्मान साहब ने भी बताया कि उनकी भी काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस चल रही हैं और बाकी दोस्तों की भी कोलैबोरेशंस हैं। वो उस जमाने में उन्होंने एस्टेब्लिश की थी कैलटेक के साथ, जापानीज यूनिवर्सिटीज़ के साथ, UK में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के, और उसी कोलैबोरेशंस में से एक कोलैबोरेशन का मैं खुद बेनिफिशरी हूँ। मैंने अपना MS थीसिस EPFL में किया, जो कि एक बड़ी वर्ल्ड क्लास, ETH ज़्यूरिख का आपने नाम सुना होगा, तो दे आर सिस्टर यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ पे जाके मैंने MS वो एक ज़बरदस्त कोलैबोरेशन थी जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश की थी और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर था जहाँ पे वो अप्लाइड और डोमिनेटली जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च टाइप चीज़ें थी उनके ऊपर लोग काम कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो CERN में लोग काम कर रहे थे। उन्होंने ये कोलैबोरेशन, CERN का नाम सुना हुआ ना आपने, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, जो वो अभी गिग्स बोसॉन जो उन्होंने वो इफ आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, वो उन्होंने एक पार्टिकल भी आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की दुनिया में वो था। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे किक्स जो डॉक्टर वकार ने, डॉक्टर उस्मान और बाकी सब कोलीग्स, काशिफ साहब भी उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए एंड इट्स रिमार्केबल कि इसको माशाल्लाह इस्लामिक वर्ल्ड का बेस्ट रिसर्च सेंटर और बड़ा राइटली सो ये वाला स्टेटस इसे दिया गया। तो इट्स अ बिग टाइम आपके लिए ब्लेसिंग और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कि आप पाकिस्तान में बैठ के वो चीज़ें एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि एक आज से 15 साल पहले तक इट वाज अ ड्रीम कि हम ऐसी जगह पे कहीं चले। तो इसको आपने अंडरमाइन नहीं करना। इस सारे 3-4 मिनट की बात का मकसद ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जितना मैक्सिमम एनकैश कर सकते हैं अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कीजिए। ये किसी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और एक्सपोजर से कम नहीं। मेरी टॉक जो है उसका भी एक जो थीम है वो आइडियली हम सब लोगों ने यही कोशिश की, वापस आके यासिर ने, मैंने, हम दोनों क्लास फेलोज भी हैं, कि हम अपनी अपनी जगह जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करें जो हम बाहर से सीख के आए, और वो इसी तरह के सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना या एक कंसंट्रेटेड रिसर्च एफर्ट करना जिसकी कोई वाकई में आउटकम आए। तो आर्बिट्रेरी काम भी हमें करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई, तो हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक भी काम करते हैं, लेकिन कुछ कंसंट्रेटेड एरियाज में भी हमने काम करने की कोशिश की। तो जो आज मैं बातें करने जा रहा हूँ वो एक तो कंसंट्रेटेड एरियाज जिनमें हमने डोमिनेंटली फोकस किया जो कि रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है,
उसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ और आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलेंगे। ये इससे चलेगा? मेरा फंक्शन नहीं कर रहा। ये ओके, तो जो टॉक है इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन जनरल क्या है, उसकी थोड़ी सी फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रोग्रेशन एवोल्यूशन वगैरह की बात होगी। उसके अलावा कुछ दो चीजें जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हमने की, एक जो कि जिनका प्रैक्टिकल यूजेज है, वो दो केसेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक रिलेटिवली आसान, जिसमें कि न्यूज एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन का काम है, जिसको कि हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी है पाकिस्तान में जिनका काम इस नोयत का था, उसको हमने ये काम करके दिया जिससे कि उनका काम बहुत आसान हो गया। अगेन यासिर साहब वाली बात के आइडिया जो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं वो ये है कि द पर्पस शुड बी सर्व। वो इनके केस में KNN से हुआ और क्योंकि वो एक हिंड्रेंस थी, एक थोड़ी सी दरमियान में एक नहीं पता लगता लोगों को कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है, तो वी कैन present it as a very complex solution as well at the very same time. But the thing is कि ये जो काम पहले वाला है, ये डोमिनेटली मशीन लर्निंग अप्रोचेस ने इस पे ज्यादा बेहतर काम किया और उसकी भी बड़ी वजह जो है वो भी जितनी डिस्कशन होगी है, तो मैं प्रेजेंटेशन के एंड पे जाने की बजाय यहीं पे बात करता हूँ कि डाटा जब बहुत ज्यादा होता है तो मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो निस्बतन बेहतर काम करना शुरू करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, तो इस तरह से क्या होता है रिसर्च की दुनिया में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, इसमें क्या होता है, ज्यादा डाटा होता है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो हम प्रोड्यूस करने की पोजीशन में हैं। और दूसरे जो लास्ट पार्ट होगा टॉक का, वो साइन लैंग्वेज पे हमने रिसर्च किया। डेफ कम्युनिटी जो लैंग्वेज यूज करती है हाथों के इशारों से और कुछ जेस्चर से, वो उसके ऊपर हमारा कुछ काम है जो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें भी अगेन जो कंसर्टेड एफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 2 PhDs प्रोड्यूस हो चुके हैं अभी तक इस काम से, और बहुत सारे MS थीसिस और बहुत सारे अंडरग्रेड के थीसिस जो हैं वो हमने इस एक एरिया के ऊपर काम करते हुए कंप्लीट रहे हैं। और इसमें हमने जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और कुछ स्कूल्स हैं जो डेफ एजुकेशन के, उनको एंगेज करते हुए, जिस तरह डॉक्टर उस्मान गनी ने हमें बड़ी जबरदस्त बात बताई, हमने भी एक्सपीरियंस से सीखी क्या, कि जब तक आप एंड यूजर को ऑन बोर्ड नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका काम कितना यूजफुल है और उसमें वो क्या कमी है। हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि हमारी ये एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आ गई है, चीज बड़ी जबरदस्त बन गई है, लेकिन एंड यूजर की जो यूजेज है या उसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए वो कितनी सूटेबल है, ये चीज आप तब तक फिगर आउट नहीं कर सकते जब तक आप एंड यूजर को ऑन बोर्ड नहीं कर लेते। तो क्विक शॉर्ट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के काम हम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, एक जो लैंग्वेज रिसोर्स जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यासिर साहब ने एम्बेडिंग्स की बात की, एक एवोल्यूशन में अभी मैं थोड़ा सा उसको मजीद डिस्कस करता हूँ। फिर टेक्स्ट की समराइजेशन है, ट्रांसलेशन है, और इसी तरह जो चैट बॉट्स वगैरह आजकल ऑटोमेटेड बन रहे हैं वो, और उनकी जनरल पर्पस चैट बॉट्स और डोमेन स्पेसिफिक बात जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोरो करूंगा यासिर साहब की टॉक से कि अभी इन्होंने जो एक एप्लीकेशन इन्होंने बताई जिसको इन्होंने इम्प्रूव किया, आपने देखा कि गूगल को और IBM और माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स मौजूद थे, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर अपना मॉडल बनाया। वो मॉडल क्या है, एक इस चीज को हम और मैं एक इजाफी लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा या सब के ही कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं, वो है डोमेन स्पेसिफिक होना। और ये एक चीज हम रिसर्च की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, एक ओपन वर्ल्ड एजम्पशन और एक क्लोज वर्ल्ड एजम्पशन। तो डोमेन स्पेसिफिक होने से क्या हो जाता है कि हम सिर्फ उस डोमेन के अंदर रहते रहते उस मसले का हल निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके अगर उसकी बात की जाए, किन्नू के जो ये काउंटिंग कर रहे थे क्वालिटी, तो वो इनको दे ऑलरेडी नो कि ये किन्नू के उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो वो एक डोमेन ऑलरेडी डिफाइन हो गई है। उसमें ये ऐसे assumptions
ह्यूरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं या रिजल्ट्स को फर्दर पोस्ट प्रोसेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो रिलेटिवली बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू पोटेंशियली जनरल पर्पस मॉडल। ये कुछ कैटेगराइजेशन है, कुछ ये जो टास्क मैंने दिखाए इनमें से कुछ एनालिसिस टास्क हैं, कुछ जनरेटिव टास्क हैं। ऑब्वियसली जिसमें टेक्स्ट जनरेशन जहाँ पे हो रही है जैसा कि चैटबॉट्स वगैरह हैं या ट्रांसलेशन है, समराइजेशन है, ये जनरेटिव टास्क हैं। और जो एनालिसिस वाले हैं वो जिस तरह हम सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह करते हैं तो वो एनालिटिकल टास्क में आते हैं। अगर हम इसको डिफिकल्टी लेवल पे देखें तो आसान से मुश्किल की तरफ जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वो स्पेल चेकिंग और बेसिक कीवर्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, टॉपिक मॉडलिंग वगैरह ये रिलेटिवली आसान काम है, जबकि मशीन ट्रांसलेशन, समराइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग और अगेन डोमेन इंडिपेंडेंट या ओपन डोमेन में कन्वर्सेशनल एजेंट्स या चैटबॉट बनाना वो एक चैलेंजिंग काम है। अगर हम क्विक शॉर्ट में इसका एवोल्यूशन देखें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और जो रूल बेस्ड मॉडल्स हैं उससे चीज़ें स्टार्ट हुई और काफ़ी अरसे तक से अर्ली 2000s तक यही दोनों मॉडल्स डोमिनेट रहे। और फिर हुआ क्या कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बड़ी पुरानी इसकी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। इंटरेस्टिंगली ये बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलो एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कि मशीन और डीप लर्निंग की थ्योरीज बहुत पहले की एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप में से किसी ने पेपर्स वगैरह देखे हों या बुक में पढ़ते हुए आपने देखा हो तो 90s में बहुत सारी चीजें बन चुकी हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो बन चुकी थी तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही थी? इस्तेमाल इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि हमारी कंप्यूटेशनल जो कैपेसिटी थी वो रिलेटिवली कम थी। तो जैसे जैसे हार्डवेयर ने इवॉल्व किया तो वो एक एनेबलिंग फैक्टर बन गया किस चीज के लिए कि हम जो रिसोर्स हंग्री या कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अच्छे कंप्यूटर्स की मदद से तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक हिंड्रेंस फैक्टर था, इंपीडिंग फैक्टर था जो कि कुछ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल जो पीस ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था उसको अप्लाई। हमारा एक कॉमन दोस्त भी हैं डॉक्टर इमरान, वो भी PhD करके आए ग्राफ थ्योरी, ये डाइवर्जन है छोटी सी। मैंने उनसे पूछा कि यार तू क्या करके आया PhD में? तो उसने कहा मैं ग्राफ थ्योरी में काम करके आया हूँ, कॉम्बिनेटोरिक्स और फलां। समझ मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं आई, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि यार इसका क्या एप्लीकेशन है? तो उसने बड़ा मजेदार जवाब कहने लगा कि इसकी कोई नॉन एप्लीकेशन नहीं। मैं कहा अच्छा। तो कहने लगा आगे चल के कोई रिसर्च होगी, कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम सामने आएगा जो इसके ऊपर कहीं मैप हो जाएगा तो फिर जाके हम कहेंगे कि हाँ ये वाकई में ये काम हुआ था जो कि इस थ्योरेटिकली इस प्रॉब्लम के ऊपर हम वो प्रॉब्लम की मॉडलिंग करते हैं। तो वो फिर इस तरह का एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो एट सम पॉइंट इन टाइम वो उसका एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं और फिर वो चीजें इस्तेमाल। इसी में अगर हम मोर रिसेंट एवोल्यूशन को देखें तो जो मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के, वर्ड एम्बेडिंग्स की जो अभी बात की गई, और फिर डीप लर्निंग के जो मॉडल्स में RNN एक बहुत बड़ा जबरदस्त सक्सेसफुल मॉडल्स हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन, टेक्स्ट जनरेशन और सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। और इन मॉडल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए फिर अटेंशन मैकेनिज्म्स और एम्बेडिंग्स को ये बाय करते हुए और इनको इंटीग्रेट करते हुए ये बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स को अभी वो उनकी निस्बत बेहतर काम करते हैं। और एक जो अभी रिसेंट ये जो लास्ट में शायद आपसे पढ़ा जा रहा है या नहीं, ये प्री ट्रेन्ड मॉडल्स या ट्रांसफॉर्मर्स या ट्रांसफर लर्निंग बेस्ड मॉडल्स जो हैं ये अभी रिसेंट जो फिनोमेना है जो कि इनफैक्ट सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेसिंग में नहीं तमाम के तमाम डोमेन्स में रीजनेबली वेल प्लेस्ड बनता जा रहा है। वो ये फिनोमेना है कि आप पहले से ही मॉडल किसी एक रेलेवेंट प्रॉब्लम का जो ट्रेंड है वहां से उसको बेसलाइन बना के स्टार्ट करें और फिर उस मॉडल को फाइन ट्यून करें। तो फायदा क्या हो गया कि एक गिवन मॉडल के लिए रीजनेबल डाटा सेट मौजूद था, उसके ऊपर वो ट्रेन हुआ, आपका उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है तो आप उसको फिर बाकी की जो ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है जो कि आज के दौर में आई। जो मैंने बात बताई कि वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, पहले एक जमाने में जब ये चीज स्टार्ट हुई तो उस वक्त हम
बड़े आसानी से सिनोनिम्स की बात करते थे। एक दौर तक जब रूल बेस और सेमेंटिक्स की बात चल रही थी टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर, तो फिर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स इस तरह के, और एक वर्डनेट एक चीज हुआ करती थी जिसको अब बेचारे को पूछता भी कोई नहीं। वर्डनेट ऑन्टोलॉजी थी। ऑन्टोलॉजी एक समझने ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें के सारे लफ्जों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया और वो नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ हॉप्स, जितना दूर कोई लफ्ज है उतना वो मिलता जुलता लफ्ज है। तो अभी क्या हो गया है कि एम्बेडिंग्स आ गई हैं। एम्बेडिंग्स जो है वो वेक्टर स्पेस में वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये फिर वो कोसाइन सिमिलैरिटी की बेस पे आती है। आपको पता है कोसाइन ऑफ टू एंगल्स अगर वो 0 हो जाए तो फिर वो 1 वैल्यू आती है। तो वो जितना ज्यादा एंगुलर डिस्टेंस उसका वेक्टर स्पेस में कम होगा उतने वो मिलते जुलते अल्फाज हैं, जितना ज्यादा होगा उतने वो डिफरेंट अल्फाज हैं। तो वर्ड्स की जो एक वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंटेशन है वो उसने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल किया गया, और ये इसने जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा, और हमारे आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं उनकी हैंडलिंग इसकी मदद से बहुत जबरदस्त हो जाती है। जो डीप लर्निंग के मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन या सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें RNN बेस्ड मॉडल्स, एनकोडर डिकोडर मॉडल्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त काम करते हैं। एनकोडर जो है वो एनकोड करता है इंफॉर्मेशन को इनपुट लैंग्वेज की, डिकोडर जो है वो इन टर्न ट्रांसलेशन लैंग्वेज की तरफ उसे लेके जाता है। और इसी तरह से ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो मैं बात कर रहा था कि ट्रांसफर लर्निंग को जो इस्तेमाल करते हैं वो कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला काम हमने आज डिस्कस करना है वो था हमारा एक आसान रिलेटिवली, जो भी मैंने वो आपको चार्ट दिखाया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन था। प्रॉब्लम क्या था कि एक कंपनी है वो न्यूज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती है। उन्होंने इसी तरह 10-12 बंदे बैठाए जिसमें सेफ सिटी में चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं और बड़ी तेजी से देखी जा रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसको मैन्युअली प्रोसेस करके और उससे कोई यूजफुल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी नोयत का काम वो क्या था कि वो क्राइम से रिलेटेड डिफरेंट शहरों का डाटा इकट्ठा कर रहे थे, और क्राइम इसी के हिसाब से उन्होंने फिर एक इंडेक्स बनाना था कि कौन सा सिटी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स बनाना था। से ये इसके जो पोटेंशियल यूजर्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कि बाहर के मुल्क से जब पाकिस्तान में लोग आते थे एक जमाने में, काफी हालात खराब थे, अल्लाह का शुक्र सिस्टम बेहतर है, तो फिर वो जिस शहर में उसने जाना होता था उस हिसाब से फिर इंश्योरेंस कंपनी इस डाटा को यूज करते हुए उनसे रेट चार्ज करती। तो ये इन्फॉर्मेशन वो मैन्युअली एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो जियो न्यूज लगा के बैठा है, कोई अखबारें पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जा रही थी। तो हमें उन्होंने कहा कि आप अखबार वगैरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो और उससे वो जो चीजें नोट करनी है, उन्होंने वो क्या करते थे, ये वाली कि किस जगह पे इंसिडेंट हुआ है और डेथ्स कितनी हुई हैं, इंजर्ड कितने हुए हैं, वो नेचर ऑफ इंसिडेंट क्या थी, वो टेररिज्म का था, क्राइम था, या किसी डिफरेंट तरह का था। तो वो जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बन गया ये वाला कि उसको क्लास लेनी है कि ये न्यूज जो है वो किस क्लास से बिलोंग करती है, टेररिज्म से है, काउंटर टेररिज्म से है, या एक्सीडेंट है, या कोई जनरल क्राइम्स जो होते हैं उस तरह का है, और सेकेंडली उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। तो ये दो काम जो है ये हमने उनको करके दिए। इसमें अब जो फर्दर चैलेंजेस थे वो ये थे कि एक ही खबर जो है वो बहुत सारी जगहों पे आ जाती है। अब डुप्लीकेट न्यूज डिटेक्शन इसके अंदर एक चैलेंज है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उससे वो मेटा इंफॉर्मेशन गेट करना, दैट वाज फर्स्ट चैलेंज। फिर सेकंड चैलेंज वाज के डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना, और डुप्लीकेशन इन टर्न फिर मल्टीफेसेटेड डुप्लीकेशन थी। जो बड़ा इंसिडेंट होता है उसकी कई दिन खबरें चलती रहती है, तो उसकी मल्टीपल एंट्रीज ना हो रही, वो हुआ एक इंसिडेंट और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो 10 दफा अगर सिस्टम में ऑटोमेशन में चली गई तो वो भी गड़बड़ हो गई। तो ये फिर इस तरह से एक जो बड़ा प्रॉब्लम था, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, उसके अंदर छोटे छोटे रिसर्च प्रॉब्लम आए। इन सारी चीजों को फिर हमने आइडेंटिफाई किया, रिजॉल्व किया, और ये इस तरह का सिस्टम उन्हें इंटेंट बना के दिया, जिसमें हमने यहाँ पे इस सारी चीज में जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं उन्होंने ही बड़ा अच्छा काम किया, और कुछ रूल बेस्ड, क्योंकि जब आपके डोमेन क्लोज डोमेन में आप काम कर रहे होते हैं तो वो और थोड़े डाटा के साथ, तो फिर ये चीज हमारी निस्बतन बेहतर काम कर गई एज कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। तो ये आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं,
यहाँ पे ये डिफरेंट तरह के जो सिंबल हैं वो एक खास इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इसके अंदर मैप में नजर आ रहा है, ये क्या चीज नजर आ रही है कि जितना बड़ा रेडियस है उतना ज्यादा वो इम्पैक्टफुल इंसिडेंट था। कोई ज्यादा बड़ा अटैक हो गया किसी जगह पे या ब्लास्ट हुआ तो उस टाइप का। और यहाँ पे ये कुछ जनरल स्टैटिस्टिक्स रीजन वाइज ये आपको नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी उनके लिए यूजफुल चीज बन गई और हम अप्लाइड नेचर का काम करने में जो कहीं पे यूज भी हो रहा हो वो जो अकम्पलिशमेंट है वो डेफिनेटली अदरवाइज नहीं आती। साइन लैंग्वेज जो है वो दूसरी चीज है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। कुछ इसकी फंडामेंटल्स हैं वो मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर मुल्क की अलग साइन लैंग्वेज। ये फीमेल का जेस्चर है जो पाकिस्तान में, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में, अमेरिकन साइन लैंग्वेज में अल्फाज फर्क है, पानी, वाटर, ये हम एक ही चीज को फारसी, उर्दू और इंग्लिश में इस तरह से कर रहे हैं। तो इसी तरह जेस्चर्स जो हैं वो हर मुल्क के अलग हैं। और चूंकि अनफॉर्चुनेटली डेफ्स वगैरह के लिए भी बहुत जबरदस्त एजुकेशन स्ट्रक्चर भी पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड में नहीं इस्तेमाल होता, तो ये बड़े रीजनल लेवल पे ये चीजें लोग सीख रहे होते हैं, घर से सीख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सेंट्स होते हैं हमारे। दूसरी चीज ये है कि चूंकि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं डोमिनेटली, तो ट्रांसलेशन में अगर आप देखें तो ये एक डिफरेंस आता है कि जो नेचुरल लैंग्वेज में हम सेंटेंस रिटन वाली लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, मदर वॉज ड्राइविंग आर कार, जब ये साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी तो वो हो जाएगी वॉज मदर कार ड्राइव नाउ। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है किसमें, जब हम उसको साइन लैंग्वेज, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ये नाउ और आईएनजी को कैसे उन्होंने रिजॉल्व करना है और पास्ट टेंस को कैसे करना है, ये भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। तो इसको अगर हम इसमें हमने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए और फिर हमने क्या किया कि पाकिस्तान साइन लैंग्वेज के लिए लोगों के लिए यूजफुल टूल्स बनाना शुरू किए। तो वो बनाने से पहले हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा सर्वे किया। इस सर्वे में हमने ये जो रिपोजिटरीज हैं लैंग्वेज की, ट्रांसलेशन किस तरह से हुई है, जेस्चर रिकग्निशन, अवातार और इसी तरह से कई सारी जो एप्लीकेशन बनी है, इन सारे हेड्स में हमने सिग्निफिकेंट एक लिटरेचर रिव्यू करके फिगर आउट किया। ये पब्लिश भी हुआ हमारा। और उसके बाद आज का जो ये टॉक है ये इस रिपोजिटरीज और ट्रांसलेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो रिपोजिटरीज कई लैंग्वेजेस की एग्जिस्ट कर रही थी। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज की मशीन रीडेबल रिपोजिटरी नहीं थी। मशीन रीडेबल ये यहाँ से आपको समझ आएगी, ये जेस्चर्स को लिखने के तरीके हैं। अंग्रेजी में लिखने की बजाय ये कुछ डिफरेंट तरीकों से जेस्चर्स को लिख सकते हैं। इनमें से हिप्नोसिस, ये जो लास्ट बॉटम पे नजर आ रहा है राइट साइड पे, ये एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन है और इसकी इंटरेस्टिंगली लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं जो कि इससे अवतार बनाने में हेल्पफुल हैं। तो हमने भी इसी को यूज किया। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कि ऑब्वियसली जिस अभी डाटा की हमने बात की कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कामों में डाटा की जरूरत है, तो ये बड़े कम डाटा सेट्स के साथ अवेलेबल हैं सेंटेंस लेवल की जो ट्रांसलेशन के ऊपर जो काम किया जा सकता है। ये कई सारे डिफरेंट मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं। हम आते हैं अपने मॉडल की तरफ। हमने डाटा कलेक्शन के लिए क्राउड सोर्सिंग फ्रेमवर्क एक बनाया। ये क्राउड सोर्सिंग फ्रेमवर्क की मदद से फिर हमने डेफ कम्युनिटी के लोगों को, साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को और जो इंटरप्रेटर्स उनके लिए काम करते हैं उनको एंगेज किया एक फ्रेमवर्क के थ्रू और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इसको इम्प्लीमेंट करने में हमने वेल डिफाइंड प्रोसेसेस बनाए ताकि क्वालिटी श्योर डाटा हमारे पास आए जो कि वर्ड लेवल पे भी हो और सेंटेंस लेवल पे भी हो। तो इससे हमने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो काफी सारे लोगों को साथ एंगेज करके इकट्ठा कर दिया। तो 1300 वर्ड्स के हमने जेस्चर्स बनाए, जिन वर्ड्स में साइंस और इंग्लिश पढ़ाने वाले जो फर्स्ट 3 क्लासेस के वर्ड्स हैं वो भी शामिल हैं। और इसी तरह हमने सेंटेंस लेवल पे मोर देन 50,000 सेंटेंसेस का एक पैरेलल कॉर्पस बनाया जिसमें कि हमारे पास ट्रांसलेशन के मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए वो डाटा हमारे पास। ये हमारा मॉडल है जो कि RNN बेस्ड मॉडल था जिसमें कि हमने एम्बेडिंग्स भी यूज की, अटेंशन लेयर भी यूज की। ये उसकी डिटेल डायग्राम है कि वो किस तरह से प्रोसेस हुआ। इस मॉडल को जब हमने कंपेयर किया एग्जिस्टिंग मॉडल से तो ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल और रूल बेस्ड मॉडल जो पहले एक बना हुआ था उससे बेहतर हमने इसे पाया। इसी सारी चीज को फिर हमने इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर इंटीग्रेट किया।
ये जो इंटीग्रेशन है ये डाटा एक्विजिशन जो हमारा क्राउड सोर्सिंग का हमने फ्रेमवर्क बनाया, उस फ्रेमवर्क के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया, डोमेन स्पेसिफिक डाटा भी और इंडिपेंडेंट डाटा भी। ये हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं और ये सर्विसेज और एपीआईज की फॉर्म में ये चीजें एक्सपोज हो सकती हैं और इन द एंड इससे यूजफुल एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। इसी तरह के कुछ एप्लीकेशंस हमने बनाई भी। ये वीडियो अगर आप एंड पे दिखा दें तो ये दैट विल कंक्लूड एवरीथिंग। मैं आपको दो वीडियोस दिखाता हूँ। एक हमने थर्स्टी प्रो को फिर इसी मॉडल के थ्रू जब प्रोसेस किया तो आइडिया हमारा क्या है कि जो डेफ मोटिवेशन क्या थी, जो डेफ बच्चे पढ़ते हैं उनको इसी तरह हमारी तरह का एक बंदा लेक्चर देता है। ये थर्स्टी प्रो वाली वीडियो चला। तो इंटरप्रेटर्स जो होते हैं वो इशारे कर रहे होते हैं, जिस तरह मूवी में अगर आपने देखा हो तो समटाइम्स मूवीज में भी इस तरह वो नीचे आ रहा होता है, इशारे कोई कर रहा है, जस्टिस परफॉर्म कर रहा है। तो क्या होता है कि वो बच्चे बेचारे उस वक्त सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो लेक्चर मिस हो गया तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं। किसी दिन इंटरप्रेटर नहीं आया तो लेक्चर नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो फिजिकल एक पर्सन के ऊपर उनकी बहुत स्ट्रांग डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को दूर करने के हवाले से हमने ये चीज जो है ये इंट्रोड्यूस करी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थर्स्टी प्रो का सेंटेंस बाय सेंटेंस लोड हो रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएसएल का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हो रहा है और यहाँ पे ये जो अवतार है ये इस जेस्चर को परफॉर्म करे। अब ये पूरी एक वो जो मैंने आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क दिखाया उसकी मदद से ये इंटीग्रेटेड एक चीज है जिससे कि ये पूरी एप्लीकेशन एंड टू एंड बनती हुई आपको नजर आ रही है। इसी नोयत की हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जिसमें क्लास 1, 2 और 3 के लिए इंग्लिश और साइंस का जो कंटेंट है उसकी वोकैबुलरी, जेस्चर्स और उसके लेक्चर नोट्स, हमने टीचर से कहा कि आप छोटे छोटे लेक्चर नोट्स लिख दें, वो इसी तरह से अवतार से परफॉर्म करता रहेगा। तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा कि वो एक जिस तरह हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं हम कई दफा सुनते हैं, तो डेफ बच्चों के लिए यही वही वीडियो लेक्चर है। तो इस तरह की चीज हमने बनाई और उसके भी हमारे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए। तो हम हमजा फाउंडेशन के साथ इसमें काम कर रहे हैं। यूएमडी में इससे पहले मैं था, मैंने 7-8 साल वहाँ पे काम किया, 8 साल। तो ये यूएमडी का जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये था और ये पूरा एक रिसर्च ग्रुप था जिसमें कि हमने ये काम किया। और दिस इज, मैं अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैंने रीजनेबल टाइम इसके ऊपर लगाया है एंड दिस इज वेयर वी आर नाउ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके ऊपर कोई फंड हम नहीं एक्वायर कर सके, जिसकी वजह से ये वो बहुत बड़े इंपीडिंग फैक्टर भी है। जब आप बहुत सारे लोगों को बगैर पैसों के एंगेज करते हैं रिसर्च में तो इट मेक्स इट वेरी स्लो प्रोसेस। आपको जाके लोगों को समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और यही अगर आप पैसे दे रहे हो तो फिर कहते हैं जल्दी करो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कोई इस पे अच्छी फंडिंग मिले और वी कैरी इट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? हाँ, रिपोजिटरी अभी हमने इसी साल में कंप्लीट की है। तो बात यह है कि जो दो तरह के काम है, ये जो आपने बात की जेस्चर रिकग्निशन, वो है जिसमें वो एक दूसरी डायरेक्शन का काम है जिसमें आप जेस्चर परफॉर्म कर रहे हैं और मशीन उसको इमेज और वीडियो प्रोसेस करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही है। तो अब हम वैसे अपने तो हमारा जो है वो टेक्स्ट वाला है, और जो हमने जो रिपोजिटरी दूसरी बनाई है वर्ड लेवल की, वो है कि वर्ड टेक्स्ट वर्ड का के कॉरेस्पॉन्डिंग अवतार वाला जेस्चर कैसे जनरेट करना है। तो हम इस डायरेक्शन में ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत काम हमने दूसरी डायरेक्शन में पाकिस्तान साइन लैंग्वेज के लिए शुरू किया। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करें तो हमारे पास उसका डाटा सेट नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। ये वाला अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir, for this amazing presentation. Now, moving on towards the last module of this event, that is Future Technology Trends and Introduction to Huawei Cloud by Mr. Farhan Ali from Huawei, Pakistan. Mr. Farhan Ali is seasoned IT professional and trusted solution advisor with 15 plus years of diverse experience in multiple IT domains such as cloud computing, IT infrastructure, and solutions. Over a decade experience, Mr. Farhan has worked with IBM, Aga Khan Development Network, banking industry, and system integrators. Currently, he is associated with Huawei as Director Solutions for Huawei Cloud. So without any further delay, I would like to invite him on stage. Thank you very much, but we are 5 minutes delay, just we are trying to connect. Since there is some delay in the last presentation, so before that, I would like to invite Lee Venbo, Director of Ecosystem Development, Cloud Business Group, Pakistan, on stage. Assalamualaikum. It's very glad you are invited here. First, I want to introduce myself. My name is Lee Wenbo, and you can call me Wenbo. I'm in charge of the cloud ecosystem in Pakistan. Actually, I already been Pakistan more than 5 years, so I love this country and the people. Thank you. First, I want to introduce Huawei. I think all you guys maybe know Huawei name. But our main business group, you can say we have 3 big business groups. One we call the consumer BG. Huawei, we product mobile, PC, wearable things to all over our consumer customer. And second is our carrier BG business. We are production the wireless station, transmission, network, these kind of things. In Pakistan, JS and the PD seller, Zoom, all these our customer. And as we are served more than 170 countries all over the world. I think most of the guys, if you make a call something, I think at least maybe 50% through Huawei community. And the last one, I think we are do the business with enterprise and the government. So we are cover the education and the finance, transportation, utilities. So in Pakistan, like HEC, like I think also UET, and also LAMS, all these our customers. You may buy our server and the network equipment. The most thing I want. Yeah. Nowadays, there is no smartphone in the Pakistani market. Okay. Yeah. So you mentioned the mobile phone. Actually, you can say till 2019. I think all you guys know America is not against us. Before that, I think our market share is already good to number 2. Right. We are trying to continue something. But due to the country political things, I think they are stop to supply some chipsets, some even they are not allowed. We use the Google stores, those kind of things. But fortunately, we have the Plan B. As you know, Huawei, we have our own home OS. And we also have our own chipset, Kirin. So that's why I think we will come back soon. Yeah, thank you for your notice these things. I just mentioned for the enterprise. We are serving the customer, you can say education, finance, transportation. And what we are done in Pakistan contribution is in past, I think 3 to 5 years,
every year we are do the SAT competition, as you know. Each year we around training 10,000 students for the SAT technology. I think you may know the Huawei SAT competition, this activity. I think we are keeping on do these things. We allowed you give us this opportunity. We can contribute to Pakistan young people. They are know much about SAT technology, so they can get more job, can make this country, more rich and stronger. Then what I want to broadcast is after I think this June we will start some Spark program. This we are mainly focused on the startup company and some talented students. If you have some good idea for the software development, you have some good application, so you can participate our this Spark. So we will support you from the finance, from the mentor, from the cloud resources. So we are expecting more and more talented guys join our program. Thank you, thank you. Thank you. Thank you very much for inviting us today. So before starting, जितनी देर वो setup होता है, so one question कि आप लोग I've been told कि 7 8 semester की ज़्यादातर, right? So you are from CS, telecommunication, IT, information, किस background से ज़्यादा? CS. So बहुत सारे talks हुई होंगी. Unfortunately, you were not able to be part of those AI talks. So, what do you think before going further? What do you think that what is the relation between artificial intelligence and cloud computing? Anyone? AI and cloud computing दोनों का आपस में क्या ताल्लुक? How both are helpful for each other? No answer? वहाँ से ऑडियो कर रही है. शेयर कर दीजिए इसको. शेयर कर दीजिए इसको. इसमें भी विंडो की प्रेस कीजिए. डुप्लीकेट
अब तक कोई आंसर आया नहीं है प्लीज Education. As our smart society materializes, cloud is becoming an inevitable choice for the digital transformation of enterprises. In the next decade, the era of Cloud 2.0, enterprises will be taking the leading role in cloudification. As a world-leading ICT solution provider, Huawei possesses superiority in AI and cloud computing. The many years of experience and expertise have culminated in Huawei Cloud, a leading-edge, future-oriented, trustworthy platform. Today, industries are embracing and practicing AI. AI resources, especially computing power, are both scarce and expensive. Huawei's full stack and
and that in the last 1 decade, Huawei has invested 110 billion US dollars in R&D, which is one of the biggest figure. Now, this is something I want you all to just note it down and just download it and Google it after this session. This is Global Industry Vision 2025. You can simply Google it. You can download this document. So what this document says, a lot of your final year projects, you can take help from this document, right? कि दुनिया कहाँ पे जा रही है 2025 में, what industry will look like, what type of things will be industry. For example, global data in 2015 was 8 zettabytes, but approximately as per GIV, the global data will be 180 zettabytes by 2025. So 8 से 180 तक. Autonomous vehicle, how they are generating the data. Healthcare industry, artificial intelligence, AI, VI, all these things are how they will work and how they are going to impact the future. So this document, being students of artificial intelligence and computing industry, is very important for you. So just Google it, download it, and just follow it. Now, talking about the global trends. Talking about the global trends means see the digital economy trends. So here, if you see, this is the statistics of Gartner, and they talk with the different CIOs of the industries. So if you see for the last few years, 61% increase in artificial intelligence and cloud computing. So बाकी जितनी भी चीजें हैं are going a little bit down. Cloud computing, security, and artificial intelligence, these are some of the things which are exponentially growing. And as per one of the statistics, by 2025, approximately 100% of the organizations somehow or other will be using cloud computing. Right? 97% approximately will be using artificial intelligence somehow or other in their processes, automation, and some other processes. And 80% of the organizations will be using cloud native technologies. Now, this is another important aspect that our faculty, our academia, and students need to understand. Unfortunately, mostly in Pakistan and some other countries also, monolithic architecture के ऊपर काम हो रहा है. So monolithic architecture means कि आपकी standalone application के ऊपर काम हो रहा है, जो कि normal tradition. But globally, things are going on cloud native, containerized platform के ऊपर, Kubernetes के ऊपर, containers के ऊपर. So that is cloud native. So approximately 80% of the organizations will be cloud native. So from cloud to in cloud, this will be the concept. So why this is happening? Why all these changes? So traditional IT, if we see few years back, in traditional IT we have just three things: network, storage, and compute. That's all. But since the global trends are changing, नई चीजें आ रही हैं मार्केट में. So the new technologies, artificial intelligence में बात हो रही है, big data के ऊपर बात हो रही है, robotics के ऊपर बात हो रही है, business process automation के ऊपर बात हो रही है, 5G, IoT, all these things require, as the gentleman said, high performance computing, a huge type of computational models, a huge variety of types of resources. So the only cloud computing can provide you those resources, and along with some other features like security, from capex to opex, aapki financial cost kam hona, all these things cloud computing can provide. So why cloud? As we mentioned that cloud computing, now we talk about, previously we talked about IaaS, infrastructure as a service, or platform as a service. Now we talk about XaaS, anything as a service or everything as a service, right? So when we ask everything as a service, means they require or they need agility, they need pay-as-you-go model, they need security, all these things they need. Specifically cloud computing, as per National Institute of Standards and Technology, right? There's one concept, virtualization, but the other concept is cloud computing. Virtualization is the underlying thing for cloud. However, few people only consider that virtualization is cloud computing, and that is not the case.
As per NIST standard of technology, there are 5 characteristics which every cloud must have. अगर उसमें से एक भी नहीं है तो that's not a cloud, right? Or not a pure or true cloud. So the first characteristics is resource pooling, then rapid elasticity, broad network access, self-service portal and metering. So these 5 characteristics अगर वो कहीं पे भी हैं किसी भी hyperscaler या किसी भी cloud में तो that's a pure cloud के वो तमाम चीजें होनी चाहिए. And now cloud is the enabler for digital transformation, which includes algorithms, data labeling, artificial intelligence, and computational power. Because artificial intelligence में जिस हिसाब से आपको computational power चाहिए होती है, right? जिस हिसाब से industries change हो रही हैं, you cannot do it on a single server. You cannot build multiple data centers for your requirements. So this is the whole background. Now, talking about Huawei Cloud, as you know that Huawei is a 30 years old company established in 1987. So we started our cloud business or IT domain 5 years back. So in 2017, we started with 3 regions and 54 services. Within 5 years, now we have 27 regions, 61 availability zone, and 220 plus services. And a lot of contribution Huawei did in the cloud computing industry in the market. Now, this is the whole footprint जिस वक्त जहाँ पे दुनिया में Huawei Cloud मौजूद है. And soon there will be a complete region in Pakistan as well in coming years. You will see a complete region in Pakistan. So as of now, there is no hyperscaler in the Pakistan. So this will be a very good advantage and very good learning opportunity for you कि आप अभी से अपने आप को जो latest technology trends हैं उनके लिए तैयार हों. As soon there will be a huge potential job opportunity and huge potential market for this cloud computing and for all these things. So all these regions currently are available, serving 170 countries globally. With 220 plus overall services. Now, when we started, as I mentioned, we started our cloud journey in 2017. So from 2017 till now Huawei, as per Gartner, is one of the top brands globally, top 5 brands. So globally, we stand number 5th position, and in China market, we are at number 2. So the growth for 2019 and 2020 was 202%. So आप देखें कि क्लाउड कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है? तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चाहे किसी भी क्लाउड पे आप जाएं, जो क्लाउड के ट्रेंड्स हैं, क्लाउड की चीजें हैं, बट डू इक्विप योरसेल्फ in latest technologies, in the trends where the global things are moving. So here I will take some time. Now see, these all are services जो कि Huawei Cloud पे मौजूद है. Starting from compute, networking, security, containers, all these are 220 plus services. Enterprise intelligence. Now, पहले हम artificial intelligence की बात करते थे AI, but the big gap was कि कुछ चीजें हमारी theoretical या books theory होती थी, and few things are need of the industry. We call it enterprise intelligence, right? So there are EI solutions also available on cloud. I will walk through you some of the solutions available on Huawei Cloud. So Huawei provides a full-fledged portfolio, and you can go through, you can log in huaweicloud.com and learn about all these services. You can study all these services, and you can use these services in your projects and in your things. Now, some of the use cases. Let's now specifically, we will be moving from general thing to artificial intelligence. That's some of the use cases which can be. Let's say for full stack capability, only we have mentioned here 6 use cases. Let's say OCR recognitions, NLP. A lot of projects, a lot of students are doing NLP. We have been told कि आप उर्दू की NLP के ऊपर कोई एक project के ऊपर भी you are working, right? So NLP, automatic speech recognition, automatic QA bots, then image recognition. So all these things are the major use cases of AI people are doing in the market. So let's say one of the use case.
how simple is that for data labeling and image recognition? So this is Huawei model art platform. So you see how it works. It's just data labeling. अब उस data label में इसने क्या किया है कि there are traffic signals, hundreds of traffic signals. So traffic signal can be red, green, yellow, and blank, right? So they just filter this red, and they are training. So out of these auto labeling उन्होंने कर दी, learning का platform build कर दिया. This is, I mean, people do project. A lot of development. So this is self-built project. So that's done. Now, सारी labeling से वो filter होके सिर्फ वो ही उनको दिखा रहा है, चाहे जिस भी scenario में. So simple and so easy. Now the 3 steps model, simple. पहले data upload हुआ, फिर उसकी training हुई, and then you can use it in your service. This is a simple provisioning. You can use that model art solution in different. And let me tell you, the videos which you have seen, most of the things are built on this platform. Now the platform is there. It totally depends कि आप उसको कैसे use करते हैं, आपका क्या use case बनता है, आपने उसकी labeling किस तरह से की है, किस perspective में उसको use करते हैं. When we were students, तो if else that was intelligence build हो जाती थी और वो AI होता था. But now the AI definition of AI is simple, is different, and definition of AI is evolving day by day, right? So out of the box thinking is required nowadays. Now this is another use case which the real project which has been done. This is a smart city engine make project deploy हुआ है. So because of that AI, now the simple thing is that कि हमें मौसम का हाल, right? अब यूजुअली जो मौसम का हाल है, कभी हमने सुना है कि लेट्स से इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ लाहौर, तो MM आलम रोड पे ये टेम्परेचर या ये मौसम रहेगा, एंड जेल रोड पे ये रहेगा. हैव यू हर्ड लाइक दिस? नेवर, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस AI मॉडलिंग, every 1 kilometer radius they can predict the different weather. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. So this is one of the use case which can be deployed. The same model arts platform, right? Or all these different services used. Now here I will talk about, this is one of the last slides, the use cases of artificial intelligence. Now see क्या क्या चीजें हो सकती हैं. Now first project, the COVID. हम सब ने PCR टेस्ट करवाया, right? So how much time it takes for PCR test result आने में? 5 days. अभी आजकल 24 hours या 12 hours, right? But because of this CT scan जो होता था, we do have a lot of solutions on cloud. A lot of companies are in many countries have deployed those solutions. Within a few seconds, they can identify pneumonia, they can identify the symptoms of of COVID and different genome sequencing और बहुत सारी चीजें within a few seconds. That because of that AI platform जो कि उसके ऊपर analysis कर रहा है. The second project is rainforest project. Just write it down and Google it. This is one very interesting project. Now rainforest project में what is this is called as Amazon rainforest project. So you see a lot of species globally हमारे पास Amazon में हैं या बहुत सारी जगहों पर हैं. So we have built a AI mechanism there. So for instance, अगर वहाँ पे कोई दरख्त की कटिंग हो रही है, so there are, जब वो एक चल रही होती है मशीन, so there are certain vibrations involved. So data की जो continuous learning हो रही है, that drilling is not part of that learning. So for instance, एक trigger generate होता है, something going on. Let's say अगर किसी species के ऊपर attack हुआ है, right? So उनकी जो voice से जो data आ रहा है, data generate हो रहा है, ठीक है? That is something कुछ different हो रहा है, ठीक है? So उसकी base के ऊपर triggers generate होते हैं. So how we are protecting rainforest due to different. This is just one of the examples. Now previously zebrafish का नाम सुना आपने? Search it out.
previously experiments, जो medical experiments होते थे, that is on rats and mice, right? Now medical our industry is using zebrafish. ये बहुत छोटी होती है, I mean few millimeters, few centimeters, right? So genome sequencing, all these things, now they are doing experiments here, and a lot of use cases के जो के बेस कर न्यूरॉन्स के ऊपर या इस तरह की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, a lot of things are going on. So you see this modeling, all these things is done on small large platform, and protecting the water birds and all these things. So a lot of things are here. You just need to, globally, because of this digital transformation, the trends, we do have exposure to a lot of things. Now, as students, it's your choice or it's something mandatory कि आप उन technologies को adopt करें, उनको सीखें, ताकि alhamdulillah we have a lot of potential in Pakistan, but latest technologies के साथ जो academia का और industry का gap है, that we need to bridge. Now, because of all these artificial intelligence, AI services on cloud, you see healthcare industry में जो results हमारे पास घंटों में आते थे, now they are coming in minutes. Transportation industry में a huge thing has been done. Let's say I will give you one example of UAE. We have done one project in UAE that is automatic insurance. पाकिस्तान में कभी आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, have you heard about automatic insurance? Right? No. So this project is deployed and running there. Let's say अगर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है आपस में, so the simple thing is they just need to take the picture of that car, automatically वो पिक्चर जाती है और पिक्चर की बेस पे AI एनालिसिस रन होता है और आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस जो हिट है, इस हिट का इतना खर्चा है, एंड ऑटोमेटिकली क्लेम प्रोसेसेस. So these are in the market and people are doing it, right? So these sort of projects you need to do. Let's say weather industry, I have given you example. इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटोमेशन हो रही है, जो रोबोट्स काम कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस की ऑटोमेशन हो रही है, that is all. So overall, now, from security perspective, cloud gives you a lot of security. When you talk about the local infrastructure के ऊपर आप कोई चीज कर रहे हैं, तो there you don't have ISO certification. वहाँ पे आपके पास, let's say you don't have GDPR compliances. So all these compliances, different cloud providers give you, and they are investing millions of dollars every year for securing the infrastructure. So this was about my session. Now, in last, I will just go through you with something. This is global industry vision, right? You can download this document globally. Now, if you want to explore services, if you want to learn about cloud, right, you can just Google HuaweiCloud.com. This is for free. You can create your account here on this HuaweiCloud.com. A lot of services are here. Let's say compute, containers. आपने एक VM कैसे बनानी है, एक server कैसे purchase करना है. You can study and learn about that. Artificial intelligence, analytics, all services are there. So we talked about model arts a lot. So if you click on model arts, and here you see QA bots or image recognition, a lot of things बहुत सारी थी यहाँ पे जो कि आप अपने projects में उनको use कर सकते हैं. So यहाँ पे देखें आपको model arts नजर आ रहा है कि model arts क्या है, कि आपका data है first step, then आपने उसको prepare किया, उसको train किया, deploy किया और AI applications के अंदर उसको use किया. So it's a matter of clicks. Everything is there. And one important thing that Huawei is one of the companies who is investing in AI hardware. हमारे पास AI का dedicated hardware है by the name of Atlas platform. If you want to learn, you can just Google it, Huawei Atlas. You will see all these underlying AI models are available on that platform. अब यहाँ पे if you want to study कि आपकी डाटा मैनेजमेंट कैसे होती है, आपकी ट्रेनिंग आपने करवानी है, आपको मॉडल करवानी है, आपने डिप्लॉयमेंट करवानी है, all these things are available here. If you want to learn more, go in documentation and just go through detailed documentation. So everything is there in the documentation, starting from
how to create one VM, and how to do API integration. And the last and most important thing is the learning services, right? So एक हदीस भी है, ठीक है, हमारे इल्म का एक बहुत हमारा इस्लाम में एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, तो इल्म जहां से भी मिले ले लेना चाहिए, और खासतौर पे अगर वो मुफ्त इल्म हो तो वो बहुत ही अच्छा है, राइट? सो हियर इफ यू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड जस्ट क्लिक ऑन करियर सर्टिफिकेशन, आप सब इस पे फ्री रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस आर हियर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग्स, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाते हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, एसोसिएट लेवल क्लाउड सर्विसेज, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, जस्ट क्लिक हियर, आप अपने क्रेडेंशियल्स डालें, कोर्सेज में एनरोल करें, यू कैन एक्सप्लोर द वीडियो लेक्चर्स. सो एसोसिएट, देन प्रोफेशनल एंड देन एक्सपर्ट, राइट? सो वॉचर्स या ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशंस की जो बात होती है, डेफिनेटली वी कैन डिस्कस विद योर मैनेजमेंट. हाउएवर दिस ट्रेनिंग इज फॉर फ्री, यू कैन लर्न एनी टाइम यू वांट. एनी क्वेश्चंस? And with this we will end our session. If you have any questions, please. जी देखिए, क्लाउड से यूजुअली जब आप क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ना, क्लाउड से डाउनलोड करके, द पॉइंट इज व्हाट यू विल डू उसको डाउनलोड करके, ठीक है? अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मॉडल आर्ट्स का, यू डिप्लॉय कंप्लीट AI सोल्यूशन ऑन क्लाउड, तो वो आपके लिए जरूरत या फायदेमंद तब ही है व्हेन यू यूज फ्रॉम देयर, राइट? यू कैन डू इट, कर सकते हैं. देखिए, टोटली डिपेंड है क्लाउड. फर्स्ट थिंग, क्लाउड इज नॉट अ प्रोडक्ट, क्लाउड इज अ सर्विस मॉडल. इट्स जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके we purchase few services, we take services, right? Let's say किसी को घी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, पानी चाहिए, a very different example, but it's a service model, right? Service model that आपको जितने अरसे के लिए वो चीज चाहिए वो है, it's not a product. So it totally depends, might be आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से यूज करें, बट आपके साथ बैठे हुए साहब हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज करें, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for this amazing presentation. अच्छा, एक मिनट के फैकल्टी मेंबर्स को ये बात करना चाहिए, एक मिनट को आगे बात करें, एक मिनट आगे बात करें. अस्सलाम वालेकुम. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट UAT का. इन्होंने हमारे स्टूडेंट को एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों ने डिस्कशन की, और जिससे हमारे सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इस्तेफादा हासिल किया. थैंक यू सर. So now it's time for the shield distribution. So I would like to request Mr. Kashif Bashir, Mr. Mazhar Jawad Dewan, Dr. Yasir Nayash, Professor Dr. Adnan Abid, and Dr. Adnan Siddiq to come forward and present shields. And present token of appreciations to our worthy speakers. Kashif Bashir. So first of all, Mr. Kashif Bashir. Mr. Mazhar
Dr. Yasir Nayash. Professor Dr. Adnan Abid. Mr. Lee Wenhua. Mr. Farhan Ali. Mr. Hamza Ihtisham. Dr. Adnan Siddiq. Mr. Shahid Zulfikar. Mr. Mubin. Mr. Muhammad Rahman. Mr. Rizwan Naqvi. एक दो लोग रह गए मोहम्मद सजावल. हुसनैन अली. अली यासीन. कहते हैं ये चावल को देखेंगे. हम जाएंगे अपने मोबाइल हाँ इससे भी भाई आप आ गया फोटो भी नहीं आओगे स्टूडेंट्स के साथ अनाउंस कर तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्रुप फोटो होगी आउटसाइड डिपार्टमेंट. इसके बाद